एक बार देख लीजिए, अपना बना लीजिए। वाह, ये तो शेर सबने सुना है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि नहीं? एक बार देख लीजिए, अपना बना लीजिए, दीवाना बना लीजिए, मुस्ताना बना लीजिए। मैंने तो खैर शेर की किया पांचा कर दी, मगर जो भी किया पांचा की मैंने बुरा नहीं किया, वज़म रखा है एक थोड़ा सा। मगर हमारी जो हीरा मंडी एक लाहौर की एक जगह जहाँ का मशहूर खाना पकवान, जहाँ की तहज़ीब, जहाँ का मैं कहूँगी कल्चर, जहाँ के लोग, जहाँ का पहनावा और जहाँ का अदब पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी रिलीज़ हुई है हीरा मंडी के नाम से। इट्स सीरीज़ एक्चुअली नेटफ्लिक्स की, और उस नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं जो कि हमारे सखावत, हमारे मुल्क का, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, मगर पूरी दुनिया में पोर्ट्रे ये किया गया है कि ये लाहौर की हीरा मंडी जो है वो ऐसी है, और लाहौर की हीरा मंडी में बस यही कुछ होता है जो दिखाया जा रहा है, जो संजय लीला बंसाली साहब की मूवी में। नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो वर्सेटाइल हैं। जो वो सोचते हैं मुश्किल से कोई और डायरेक्टर सोचता है, जो वो कंसीव करते हैं वो मुश्किल से कोई और कंसीव करता है, नो डाउट। और एक ख़याली दुनिया दिखाते हैं, वो एक ख़याली चीज़ पूरी पोर्ट्रे कर देते हैं अपनी पिक्चर में, अपनी पिक्चराइजेशन में, ठीक है। मगर जो कि ये लाहौर के ऊपर बनी थी हीरा मंडी, और हीरा मंडी की ये फुटेज भी चल रही है, आप देख लें टकसाली गेट की। मैं आपको थोड़ा सा लाहौर का कल्चर भी बताती हूँ। यहाँ का कल्चर आप देखें कैसे यहाँ पर लोग गाने सुनने के लिए आते थे। सदियों पुरानी ये स्ट्रीट है, यहाँ पूरा ये जगह है जहाँ पे म्यूज़िक जो है यहाँ से परवान चढ़ा था, यहाँ की तहज़ीब जो है घर घर में पहुँची थी, यहाँ से उर्दू अदब निकला, यहाँ से किताबें निकली, यहाँ से शायर निकले, यहाँ से बड़े बड़े मौसीकार निकले। आज भी पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो म्यूज़िशंस हैं, गुलकार हैं, वो इधर से वाबस्ता हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में अपना नाम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, और म्यूज़िक से हट के मैं बताऊँ, रक्स वो भी हीरा मंडी की पैदावार है। वो भी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, ये याद होगा आपको, बहुत पहले की बात बता रही हूँ। वो भी यहाँ पर किया जाता था, और बहुत ज़बरदस्त एक फ़िल्म थी हसन तारिक साहब की, आपने देखी होगी। उसमें जो रक्स था वो जंजीरों को बांध के तो उसके साथ किया गया था। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ के पकवान कैसे मैं पीछे छोड़ सकती हूँ, कमाल किस्म की तारीख़ी मुकाम है हमारे लाहौर में हीरा मंडी, ठीक है। और नूरजहाँ मलका तरन्नुम नूरजहाँ जी, ठीक है, उनका अगर ज़िक्र किया जाए, और बहुत बड़े बड़े ऐसे नामवर लोग जिनका अगर मैं ज़िक्र करूं तो उनका इस जगह से ताल्लुक़ था, जिनका इतना बड़ा आज नाम है। हीरा मंडी की जो कहानी है ना नाज़रीन, पुरस्कार कहानी है। इन गलियों की कहानी जो है ना, ये आप देख रहे हैं ना, तबले, गलियाँ, टकसाली गेट, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े नामवर लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। इस पर बहुत कुछ लिखा गया, किताबें लिखी गई, इस पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गई, और बड़े कामाल लोगों के साथ इसका जुड़ाव है, इसका ताल्लुक़ है। इसकी तहज़ीब के बारे में मैं आपको डिस्कस ही नहीं कर सकती। अगर मैं शुरू, मुझे लगता है मेरे 15-20 प्रोग्राम्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हीरा मंडी के ऊपर ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक पहले बात कोट करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना इसकी आपको फुटेज दिखाऊँगी। संजय लीला बंसाली साहब की मैं बात कर रही थी कि नो डाउट इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, बट हमारे लाहौर के हीरा मंडी को गलत पोर्ट्रे किया गया है। हमारा हीरा मंडी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस काम के लिए नहीं है जिस तरीके से उस पिक्चर में दिखाई गई, पोर्ट्रे कराया गया कि हम हीरा मंडी जो है हमारा वो उन्हीं चीज़ों से जुड़ा है, उन्हीं चीज़ों के हिसाब से है। और दूसरा, आप छोटी मोटी बड़ी गलतियां तो मैं बाद में बताऊंगी, छोटी गलती से मैं आपको यहाँ पे मिसाल दे देती हूँ कि जब मनीषा गुराला जी के पास वो एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा एक भाई आते हैं और आके वो उनको बात करते हैं, तो दोनों आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं शब बखैर, और वो वक्त दिन का होता है जब पर्दे खुलते हैं, उनकी मेहंदियाँ लगी हुई होती हैं, और वो कहती हैं कि हम जो है चाँद जो है हर एक के बरामदे में नहीं उतरता, चाँद की जो रोशनी है वो हर एक के बरामदे में आती तो है, मगर चाँद हर एक के जो है बरामदे में उतरता नहीं है। तो जब वो ये लाइन कर रही होती है तो उसी पूरे सीन में शब्बा खैर का डिस्कस किया कि दिन में केड़ा शब्बा खैर हुंदा है, पहले मैनू ये दसो, शब्बा खैर तो रात नहीं हुंदा, क्योंकि देखिए शब का क्या मतलब है, शब का मतलब क्या दिन है, नहीं है,
तो फिर शब्बा खैर कैसे हुआ? तो हमारी उर्दू की काफ़ी उसमें मिस्टेक्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। उसी तरह हमारे कल्चर को भी वहाँ पे, हमारी चीज़ों को भी, हमारे हीरा मंडी को भी थोड़ा सा गलत पोर्ट्रे किया। मगर नो डाउट फिल्म डायरेक्टर बहुत बड़ा है संजय लीला बंसाली, उन्होंने फिल्म बहुत बड़ी बनाई है। इस पे एक कोई बहस ही नहीं बनती कि उनसे अच्छा डायरेक्टर हमारे पास है ही नहीं। मुझे लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर इंडिया में। तो माशाल्लाह ऐसे ही आप काम करते रहे, मगर थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ कनेक्शन अगर हमारे साथ भी आपका होता तो हम थोड़ी बहुत आपकी मदद कर देते, कहीं उर्दू अदब में, किसी लैंग्वेज में, कुछ कल्चर में, कुछ ऐसी चीज़ को पोर्ट्रे करते वक्त हम थोड़ा बहुत आपको बता देते कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, ऐसा कर ले तो अच्छा लगेगा। मगर फिर भी लोगों ने बहुत सराहा है आपके काम को, क्योंकि आपको पसंद बहुत करते हैं। हमारे एक साहब हैं, इमरान साहब, हमारी टीम का हिस्सा है, उन्होंने हीरा मंडी में जाके एक छोटी सी फुटेज जो है वो तैयार की आपके लिए, और एक आशी भट्ट हैं जो कि ट्रांसजेंडर हैं, उनका इंटरव्यू भी किया है। तो वो एक्टिविस्ट भी हैं, आशी भट्ट उनका नाम है। तो हम उनका इंटरव्यू आपको सुनाते हैं इस पूरे पैकेज में। बहुत कई सालों से हीरा मंडी में ही रह रही हैं और हीरा मंडी के कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, क्योंकि वहीं की पैदावार है, वहीं रहती हैं। उनसे जो है आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए जी, पैकेज देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान ख़ान, और आज मैं जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो आप कह सकते हैं कि लाहौर की एक बड़ी फेमस जगह है, जो एक उसके साथ बड़ी एक हिस्ट्री वाबस्ता है। उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में एक सीज़न बनाया गया है, और जिसको डायरेक्ट किया है संजय लीला बंसाली जी ने, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। और जो उनका सीज़न आया उसका नाम है हीरा मंडी। और आज जिस जगह का उन्होंने ज़िक्र किया है, आज मैं उसी जगह पे मैं मौजूद हूँ, और जो यहाँ पर पिछले 50 साल से यहाँ पर रह रही हैं, आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। और मेरे साथ हैं आशी भट्ट जी। मैं आशी भट्ट। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आपने वो देखा होगा जो सीज़न चल रहा है हीरा मंडी से रिलेटेड, आपको क्या लगता है कि उसमें हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है? वो तो सारा अफसाना ही अफसाना है, उसमें हकीकत ज़रा बर भी नहीं है। क्योंकि उस शख्स ने जो हीरा मंडी फिल्म बनाई है, उसमें लाहौर की हीरा मंडी का अक्स दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। उस बंदे को चाहिए था कि पहले पाकिस्तान आता, यहाँ पे आके विज़िट करता और यहाँ की हीरा मंडी की हिस्ट्री मालूम करता। आपको यहाँ पर रहते हुए 50 साल गुजर गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ की जगह पे कितनी तब्दीली देखी है कि पहले ये क्या थी, आज क्या हो गई है? और जैसे कि उन्होंने ये बताया कि नवाबों का जिस तरह से नवाब आते थे और सारे मामला थे, उसमें कितनी हकीकत है? क्या वो जो उन्होंने दिखाया है, क्या आपको लगता है कहीं पे भी वो 10% भी ठीक है? और उन्होंने जो भी दिखाया है, मेरा ख्याल है उन्होंने 90% गलत दिखाया है, 10% सही दिखाया है। क्योंकि नवाब इमराव यहाँ भी आते थे, यहाँ भी गाना सुनते थे। तौएफ़ नाम है नाचने गाने वाली का, तो एक वो यहाँ पे आते थे, यहाँ पे वो गाना सुनने आते थे। उसने सही दिखाया, लेकिन अपनी फिल्म में उसने बहुत गलत दिखाया है। जैसा कि उसमें उन्होंने ये दिखाया कि तौएफ़ों के जो उन्होंने कोठे दिखाए हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं और आलीशान हैं। क्या ऐसा है? क्या ऐसा था? ये उसने बिल्कुल गलत दिखाया है। लाहौर की रमणी से बिल्कुल छोटे छोटे जो 2 बाज़ार थे, टकसाली से लेके यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली तक, छोटे छोटे 2 बाज़ार, जैसे यहाँ पे 350 ऑफिस लगते थे और छोटे छोटे कमरे होते थे। उन कमरों में तवाइफ बैठती थी, सजिंदे बैठते थे, वो नाच गाना करते थे। बात तवाइफें तो ऐसी थी कि ऑफिस के पीछे ही उनके घर होते थे। उस फिल्म में उसने ये बड़े बड़े सेट लगा दिए, ये बड़े बड़े घर दिखा दिए हैं। मैंने आपको कहा है, उसकी फिल्में लाहौर की हीरा मंडी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। सही। और उसके बाद आप अभी ऑफ कैमरा एक चीज़ बता रही थी कि कायदे आज़म साहब ने भी एक केस लड़ा था, ठीक है। उसकी हकीकत क्या थी और वो क्या था, वो हमारी ऑडियंस को बताएं। उसने उस फिल्म में दिखाया है कि जी एक तवाइफ का मर्डर कर देती है और बच्ची देख लेती है छोटी, मलका जान का रोल जिसने किया है उस। लेकिन एक तवाइफ का कत्ल ज़रूर हुआ था। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने गूगल पर रिसर्च किया था। मैंने जब मैंने ये फ़िल्म देखी है तो एक तवाइफ का मर्डर हुआ था, लेकिन उसको तवाइफ ने नहीं मारा था, उसको किसी नवाब की बेगम ने उसका मर्डर करवाया था और उसका केस कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने लड़ा था और वो जीत गए। हाँ जी, जीत गए थे। उस नवाब को
सज़ा हुई थी। मेरा ख्याल नवाब ऑफ डबकला ऐसे कुछ नाम था। अब आप मुझे ये बताएं कि पहले जो हीरा मंडी में होता था, लोग आते थे यहाँ पर, अब आपको क्या लगता है कि हीरा मंडी इतने एरिया में महदूद है या यहाँ से वसी हो चुकी है? और इस जगह पे अब जहाँ पे पहले मौसीकी होती थी और सुनने में आता है कि नवाब लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा करते थे उनकी परवरिश के लिए कि वो वहाँ पर जाकर अदब व अदाब सीख सकें, तो आजकल कैसा है? ये बात ठीक है, यहाँ पे नवाबों के बच्चे, अमराव के बच्चे तालीम लेने आते थे क्योंकि तवाइफ अदब का नाम है। ठीक है, ये एक टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता था, लेकिन 99 से ये तो हीरा मंडी बिल्कुल बंद हो गई। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया है कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, लोग आते हैं, हाई फाई फैमिली आती हैं। कुछ लोग हीरा मंडी, पता नहीं क्या इस नाम में क्या है, हीरा मंडी कहो तो कानों को हाथ लगाते, तौबा तौबा तौबा, हीरा मंडी। अब उसी हीरा मंडी, जगह वही है, मकाम भी वही है, हीरा मंडी भी वही है, लेकिन नाम फूड स्ट्रीट हो गया है। हाई फाई फैमिलियाँ रात को आती हैं, गलों में दुपट्टे डाले हैं, लड़कियां बच्चियां घूम रही हैं, खाने वाने खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा, अब ये एशिया का सबसे बड़ा जूतियों का ये बाज़ार है। अच्छा आशीष जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि सुनने में आया है कि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बहुत बड़े नाम हैं वो भी इसी जगह से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसके मुतालिक आप मुझे बता सकती हैं कि कौन कौन से नाम हैं या हैं भी या नहीं? हाँ, हर बड़ी हीरोइन इसी बाज़ार से गई है। हाँ, मैडम फरदौस जी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और मैडम नूरजहां और मुमताज़ बेगम, आसिया जी, नादरा, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, शमीमा रा, मुमताज़, काफ़ी सिंगरें। सिंगर्स में कौन कौन है? इधर से थी, और फरीदा खानम, मुख्तार बेगम, और एक टीवी की बड़ी सुपरहिट थी समीना खालद जो आजी वाली, और फिर एक शीबा हसन चांदी थी, उनका लिंक भी इसी बाज़ार से था। इसी बाज़ार से था। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि इस बाज़ार ने कितने कितने बड़े नाम पाकिस्तान को दिए, क्योंकि अगर हम लोग ये आर्ट है और आर्ट ने बहुत तरक्की की है और उनके नाम पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए उनके नाम जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। ऐसे ही है जी, ऐसा ही है। ले जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, गलती हर इंसान से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। जैसे हम गलती की बात कर रहे हैं कि हमारे हीरा मंडी को गलत पोर्ट्रे कर दिया, थोड़ा सा सही नहीं दिखाया, उसकी सही नॉलेज नहीं थी, उर्दू भी सही नहीं बताई गई। जैसे दिन के वक्त शब्बा खैर कह दिया संजय लीला बंसारी साहब की छोटी मोटी गलतियों को माफ़, क्योंकि सारे उनके फ़ैन हैं। तो अभी जैसे इमरान साहब की भी छोटी सी गलती थी, हंसी आई मुझे कि वो आशी भट्ट साहब से जो है वो पूछ रहे थे कि कौन कौन से नाम जो हैं जो इधर से जुड़े थे, तो उन्होंने सबसे पहला नाम ही जो लिया वो लिया मैडम नूरजहां जी का। और उसके बाद एंड में वो दोबारा कहते हैं कि गुलकार में कौन कौन नाम ऐसा था जो हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखता था। तो कि इससे बड़ी गुलकार और कौन सी चाहिए थी इमरान साहब आपको। तो खैर गलती हर कोई कर लेता है, कोई मसला नहीं है, बस आप लोग का प्यार चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हमें दोबारा इंजॉइन कीजिए, और उसके बाद जिसने नहीं देखी हीरा मंडी वो जाके नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखें, मेरे कहने पे शूट बहुत अच्छी हुई है। वेलकम बैक। हम जाते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं, मगर कुछ लोग इस दुनिया से जाते हैं और वो फिर वापस नहीं आते। उनमें एक नाम है अंसार नकवी साहब का। अंसार नकवी साहब जो थे वो 24 न्यूज़ में एक ओहदे पर थे, बहुत मेहनती थे, बहुत अच्छा काम करते थे, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे, और इतने सीनियर थे कि अपने जूनियर्स को भी उस दर्जे पे रखते थे कि वो उनको ना जूनियर समझते थे, बल्कि अपने साथ उनको मिलाकर शाना बिशाना काम कराते थे, काम करते थे, साथ चलते थे, और बड़े पोलाइट, बहुत समझाने वाले, रास्ता दिखाने वाले, हर एक की मदद करने वाले, सॉफ्ट स्पोकन, इस तरह के लोग बहुत कम पाए जाते हैं दुनिया में। तो अंसार नकवी साहब उन्हीं में से थे। आज उनकी 34वीं बरसी है और वो ऐसा गए
कि उनके बारे में सोचा भी नहीं था। इतने प्यारे इंसान, हर बंदा उनके लिए इस पूरे चैनल में आज के दिन बहुत ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि आज उनकी 4थी बरसी है। और हुआ ये था कि ऑफिस से निकले थे कराची जाने के लिए, जा कोई और रहा था, मगर वो कहते हैं ना बुलावा होता है, तो अंसार नकवी साहब उस काम के लिए निकल चले। तो जब कराची के लिए रवा दवा हुए तो PIA की फ़्लाइट थी, ना सोचा था कि वो क्रैश हो जाएगी और वो इंतकाल कर जाएंगे। जबकि ज़फ़र मकसूद जो कि पंजाब बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वो भी उसी तैयारे में थे, मगर उसके बावजूद उनकी जान बच गई। मगर अंसार नकवी साहब जो थे वो इस दुनिया से कूच कर गए। आज उनकी 4थी बरसी है और वो फैमिली का हिस्सा थे बिल्कुल इस 24 न्यूज़ के। जिस तरह से आज उनकी फ़ैमिली को तकलीफ़ होगी, उनकी फ़ैमिली उनको याद कर रही होगी, और उसी तरह मुझे लगता है कि जिन जिन के साथ वो अटैच थे वो आज सारे गमज़दा होंगे। आज पूरे हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जो फैमिली है वो बहुत अफसरदा होगी, बहुत सैड होगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं बस, जो चले जाते हैं मगर अपनी जो छाप है ना वो उसी जगह छोड़ जाते हैं, और उनकी उस छाप पे जो है ना पूरी दुनिया कदम रखने के लिए पागल हो रही होती है कि ये बंदा कौन था, इस बंदे में क्या इंसानियत थी, क्या अखलाकियात थे, क्या काम था। तो इस छाप के ऊपर जो है ना सब कमाल शॉक्ड रहते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े नाम हमारे ऐसे इदारों के, उनके स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं। आज उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। बहुत बड़े जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज उनकी याद में दुआ कीजिएगा आप लोग भी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जे का मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फ़रमाए, सुम्मा आमीन। वक्फ़े के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है ना, इसके ऊपर कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या दूसरी चीज़ों के लिए। मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हमारे कुरान की एक सूरत भी है, उसमें उसका जो तर्जुमा है वो ये है कि अल्लाह ताला जो भी चीज़ें तख्लीक करता है, बनाता है, जो हमारे लिए होती हैं, उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो वेस्टेज के लिए हो, मतलब ज़ाया करने के लिए हो। हर ज़ाया चीज़ का भी कोई काम है। तो ये बात कुरान में कब कह दी गई थी, तो अब लोग इस पे अमल कर रहे हैं। साइंस जो है तरक्की कर रही है, और अब जो ये वेस्टेज है उसको इस्तेमाल करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उससे चीज़ें बनाई जा रही हैं, बायोगैस बनाई जा रही है। अब देख लें, हमारे घर में जितना भी कचरा होता है, जो कूड़ा होता है, और उसको प्याज भी काट लें आप, कोई छिलका काट लें, कोई चीज़ खाना ज़ाया हो गया, कोई ख़राब हो गया, कोई भी चीज़, तो उससे बायोगैस बना ली जाती है, उससे बिजली बना ली जाती है, उससे एनर्जी बनाई जा रही है, और क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त इंसान है, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम उनको मधु करें और हम उनसे पूछें। हमारे साथ हैं सरदार ख़ान ज़िमरी साहब हैं और सॉलिड वेस्ट एक्सपर्ट हैं। उन्हीं से बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, उनका काम है। तो हमारे साथ हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद से जो है ये वाबस्ता है। तो हमारे साथ हैं सरदार खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब की आवाज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे तेज़ कीजिएगा, फिर मैं ताकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँ। सरदार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्या सॉलिड वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल जी, सॉलिड वेस्ट जो होता है ना हमारा, वो कन्वर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन जो ये एडवांस कंट्रीज़ है उनके अंदर ये लोग कर रहे और करते जा रहे हैं, जबकि हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए जिसके इतने वसाइल नहीं होते, यहाँ पे इसको पॉसिबल नहीं है। हमने इस पर बड़ी मेहनत की है, हमने बड़ी स्टडियाँ कराई हैं, लेकिन इसको हमें सब्सिडाइज रेट पे देना पड़ता है। दुनिया के अंदर भी जो भी
जो कचरे से या आप सॉलिड वेस्ट से जो एनर्जी बनाते हैं वो 30 से 40% सब्सिडाइज करते हैं कि उसकी जो इनकम है वो 50 से 60% होती है और उसको जो अखराजात है वो 100% होते हैं। तो अच्छा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं है। अच्छा, सॉलिड वेस्ट को फ्यूल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करने के क्या वसाइल दरकार होते हैं, इसको ज़रा बयान कीजिएगा। फ्यूल के इतनी सॉलिड वेस्ट को फ्यूल के इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस से हुआ है। ये सिर्फ हम कंपोस्ट एक खाद होती है उसके लिए हम कर सकते हैं। इसकी सबसे जो मेन है वो हमें इसका करना चाहिए एक रिसाइकलिंग। जब हमारा वेस्ट घरों से निकलता है तो उसमें से जो भी बर्निंग वाले आइटम होते हैं ना, वो जैसे प्लास्टिक हो गया, वुडन हो गया, वो ऑलरेडी लोकल लेवल पे सेग्रीगेट हो जाते हैं। जो हमारे पास मटेरियल बचता है वो किचन वेस्ट होता है जो तकरीबन 85% वेट होता है। तो उससे सिर्फ हम उसको ड्राई करके उसको हम कंपोज करके उसको हम बेहतर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए या दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज तक कोई फ्यूल इस कचरे से पैदा करने वाला कोई ऐसा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। अच्छा, लाहौर में एक छोटा सा भी हुआ है कि जो ये सॉलिड वेस्ट है ना, इससे मीथेन गैस बनाई गई, जो अब तक मैंने सुना है कि फैक्ट्रीज़ को भी फराहम की गई है। तो क्या इस किस्म का कोई ऐसा तजुर्बा या कोई प्रोजेक्ट मुमकिन है फ्यूचर में कि गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हो? गवर्नमेंट लेवल पे तो ऐसा नहीं हुआ। ये लोकल बेस कोई होता है तो वो होता है माइनर बिल्कुल एक्यूट लेवल पे। जैसे ये जो रिसाइकलिंग वाला होता है, ये जो इसको हम इसको करते हैं घरेलू सतह के ऊपर या एक छोटी सी कम्युनिटी कर ले। लेकिन अब जब आप एक 1200 या 1300 या 2000 टन कचरा उठाएंगे तो उसको पहले सेग्रीगेट करेंगे, फिर उससे आप जो जो मीथेन के लिए मटेरियल इस्तेमाल तो उसको अलग करेंगे, ये तब जाके होता है। लेकिन गवर्नमेंट स्तर पे अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये लोकल लेवल पे कोई अगर एक्सपीरियंस करता है लेकिन उसकी वो देखें जो उसके अखराजात कितने आते हैं। अच्छा, तो क्या वो नहीं चाहिए कि जिस पे हमें इतना पड़े। अच्छा, मैं फ्यूल के बारे में पूछना चाह रही थी कि फ्यूल में हम तब्दीली कर सकते हैं, गैस में तब्दीली कर सकते हैं। दुनिया भर में आप देखें हो रहा है ये सब कुछ। और नॉर्वे की आप बात देख लें, नॉर्वे में इस पे स्पेशली स्टडीज़ भी की गई हैं, और सिंगापुर में इसके ऊपर काम हो, चाइना में इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पे बायोगैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल वो एडवांस कंट्री है और उस पे उनके पास जराए भी होते हैं, सोर्सेज भी होते हैं। फिर उसका वेस्ट करेक्टर से वो डिपेंड करता है। जो मेरा वेस्ट होता है उस लेवल का नहीं होता कि मैं उसको से मीथेन बनाऊं, क्योंकि मेरे जो करेक्टर्स है वो चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। जो दुनिया के अंदर है उनका ओरिजिनल जो वेस्ट आता है वही आगे डिस्पोज होता है, वहीं से उसकी सेग्रीगेशन करते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ पर्पज के लिए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट है वो ऑलरेडी सेग्रीगेट हो चुका होता है, रिसाइकिल कुछ मटेरियल निकाला जो होता है, जिसकी वजह से आज तक ये पाकिस्तान के वास्ट लेवल गवर्नमेंट स्तर पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ। और ये आने वाले वक्त में भी जरा कमर्शियल बेसिस पे ये नहीं हो सकता। हाँ, लो लेवल पे कोई कम्युनिटी लेवल पे अपना खुद करना चाहते हैं प्राइवेट तौर पे हो सकता है। तो सरदार साहब, यही मेरा सवाल है आपसे कि मुझे बताएं, एटमी कंट्री है हम लोग, एटमी पावर है, उसके बावजूद हम इतना पीछे क्यों हैं? आप चाइना के देख लें, आप नॉर्वे के देख लें, छोटे छोटे दूर दराज के जो उधर गाँव हैं वहाँ पर अपनी ये चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, बनाया जा रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। उधर सब जो बाकी ममालिक हैं वो तरक्की कर गए, मगर हमारे यहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट जो है इस लेवल पर नहीं आई, ना तरक्की कर सकी। हम इतना पीछे क्यों हैं? हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? क्या वजूहत है? बस ये तो कोई कम्युनिटी का बिहेवियर होता है। कुछ इकोनॉमिक्स हमारे जो, जैसे आपको पता है कि हमारे पास एडवांस कल्चरल टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ तरफ से भी थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अभी तक कैपिटल सिटी के अंदर भी हमें कोई ना इंजीनियरिंग सिल्वर बना सके, ना कोई वेस्ट टू ट्रीटमेंट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा सके। तो ये थोड़ी सी प्रायोरिटीज भी होती हैं। तो लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एक कंसेप्ट बार से आ रहे हैं, मे बी फ्यूचर में इसके ऊपर भी काम पाकिस्तान के अंदर शुरू। क्या इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ ये जो सॉलिड वेस्ट है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसकी मैनेजमेंट के ऊपर काम किया है कि इससे कुछ एनर्जी बनाए? एग्जैक्टली मैं जब यहाँ पे सैनिटेशन में था, सॉलिड वेस्ट में, मैं कुछ 6 साल रहा हूँ। मेरे पास तुर्किश भी आए थे, चाइनीज भी आए थे, उन्होंने स्टडी भी की है। लेकिन जो हमारा कैरेक्टर से था सॉलिड वेस्ट का, वो इस लेवल का नहीं था कि उसके बनाए, क्योंकि हमें जो इसके लिए जो हीट चाहिए होती है ना, वो तकरीबन हमारी है जो वेस्ट की वो 1000 से 1200 BTU है।
जबकि इस सिस्टम के लिए चाहिए कम से कम 3000 BTU होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अक्सर जो वेस्ट होता है वो सीविटेट हो चुका है और वेट आता है। आप एक वेट चीज़ को जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो उसको एक दफ़ा आप ड्राई करेंगे, फिर उससे आग पैदा करेंगे, फिर वहाँ से एनर्जी पैदा करेंगे, ये हमें कम से कम 50 से 60% सब्सिडाइज करना पड़ता है। मिसाल आप यूँ ये समझिए कि जो बिजली का यूनिट हमें अभी अगर 60 पे मिल रहा है तो वो जो यूनिट हमें तकरीबन बिजली का पैदा होगा वो 120-130 रुपये मिलेगा। इसकी वजह से वो फिजिबल नहीं हुआ, लेकिन अभी भी इस पे लोग आगे स्टडी भी कर रहे हैं और इस पर मेहनत भी कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह पाकिस्तान के अंदर फिलहाल नहीं हुई। अच्छा सरदार साहब, पाकिस्तान में आपको पता है एनर्जी का बहुत ज़्यादा बहरान है। क्या ये मुमकिन है कि वसी पैमाने पर ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको इस्तेमाल करके एनर्जी डेफिशिएंसी तैयार की जाए, इसकी कमी को पूरा किया जा सके? नहीं, मैंने बताया ना कि इसके ऊपर हमारा, मैंने बता दें कि अगर हम आज 50 या 60 रुपये यूनिट लेते हैं तो जो वेस्ट एनर्जी से सोलर वेस्ट से जो बिजली बनेगी वो 120 से 30 रुपये हमें पड़ेगी। ये हमने सारी स्टडी, ये हमारे इंद्रकान वाले दूसरे मिनिस्ट्री से इसके साथ हमने सारे बजट किए हुए हैं, लेकिन इस सब्सिडाइज के अलावा इसका कोई हल नहीं है। इसका लग भी जाए, इसका मेन फायदा ये होगा कि कम से कम जो सॉलिड वेस्ट है वो आपका कंज्यूम हो जाए, वो उसका एक बेनिफिट है। लेकिन जो एनर्जी पैदा होगी वो कोई ऐसी बेनिफिशियल नहीं होगी कि हम जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज जो ले रहे हैं हम, या अपनी IPP से ले रहे हैं दूसरे हैं, उससे महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कर क्या सकते हैं, हो क्या सकता है? मेरा आखिरी सवाल है, प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा कि क्या हम इससे सॉलिड वेस्ट से सस्ती बिजली बना सकते हैं या नहीं बना सकते? कोई मुल्क ऐसा जिसको हम फॉलो करें और हम उसे देखकर एटलीस्ट इस काम को आगे बढ़ाएं और हम ये चीज़ें, ये एनर्जी और ये सब सस्ती बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर सकें? बिल्कुल, हमने चाइना के साथ भी काम किया था और तुर्की वाले भी आए थे और हमारे पास, और फिनलैंड से भी कंपनी आई थी, वो गैसोलीन के चक्कर में आई थी। लेकिन जब उन्होंने हमारी चीज़ें, हमारे सोलर स्टडी किया तो वो कुछ उन्होंने आगे प्रोजेक्ट नहीं बढ़ाए। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो, मे भी आने वाले वक्तों में इस पर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेटेस्ट आ जाए, तो इस पर हम थोड़ी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। और साथ साथ एनर्जी पैदा करने के साथ ये फ़ायदा होगा कि कम से कम है इसका जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि जो हम डंप करते हैं, करोड़ों अरबों की ज़मीन होती है, वहाँ पे हम कचरा फेंकते हैं, वो ज़मीन भी ज़ाया होती है, अंडरग्राउंड पानी भी ख़राब होता है। एटलीस्ट वो चीज़ें हम सेफ एनवायरनमेंट हम सेफ कर सकते हैं। थैंक यू सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशंस का, आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे स्टंट्स के ऊपर। ये जो एंजियोप्लास्टी होती है, ये जो बैलून डाला जाता है, ये जो दिल के अंदर स्टंट लगाया जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ये क्यों होता है, किन वजूहात की वजह से होता है कि हमें ये सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर रियाज असलम, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम उनसे बात करेंगे स्टंट्स के ऊपर, दिल के ऊपर। नाज़रीन, इससे पहले कि डॉक्टर साहब आ जाएँ, और डॉक्टर साहब तो हमें तरीका बताएंगे, वजूहात बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, मगर मैं थोड़ी सी बात आपसे सेपरेटली भी करना चाह रही थी कि अपने दिल का ख्याल रखा करें, अपने दिल के साथ साथ सामने वाले के भी दिल का ख्याल रखा करें। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे के लिए बेहतर है। मतलब वो इंसान जो किसी और के लिए बेहतरीन है, वही इंसान सब में से बेहतर है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तो फिर हमने अपने साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखना है, और दूसरे का ख्याल का मतलब हमने दिल आज़ारी नहीं करनी किसी की, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ना, हमने किसी को सदमा नहीं देना, हमने किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, हमने किसी की दिल पे ठेस नहीं पहुंचानी। हम बहुत सी ऐसी हरकत, बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमारे दोस्त अहबाब के बीच में, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे घर वालों के साथ, कभी हम अपने हेल्पर्स, अपने काम करने वालों के साथ, कभी जो हमारे टीम के लोग होते हैं उनके साथ, कभी कोई ऐसा लहजा, कोई ऐसी बदतमीज़ी कर जाते हैं जिसमें हमें समझ नहीं आती, और हम बस अपने आप को जो है बहुत ऊपर लेवल पे दिखाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं, और छोटी छोटी बात पे दिल आज़ारियाँ लोगों की जो है ना वो कर देते हैं। अब होता क्या है इस सिचुएशंस में कि जो सामने वाला है वो कितना सेंसिटिव है, वो कितना मासूम है, क्या पता उसने उस ट्रॉमे को, उस तकलीफ़ को, उस इंसल्ट को, उस झिड़क को किस तरीके से लिया और उसने अपनी तबीयत पे किस तरीके से हावी किया।
डिप्रेशन में गया, टेंशन उसको हुई, वो बाकी कामों से दूर हो गया, अपनी बाकी जॉब तरीके से नहीं कर सका, ऐसे बहुत सारे जो मसाइल्स हैं वो हो जाते हैं। तो इन मसाइलों से बचने और बचाने के लिए हमने क्या करना है कि ख़ुद भी ऐसी तबीयत इख्तियार नहीं करनी जिससे सामने वाले को हमारी तबीयत भारी लगे, बुरी लगे, और इसी तरह हमने सामने वाले का भी बड़ा ख्याल रखना है। जो जैसा है उसको उसकी तबीयत के हिसाब से मुनासिब देख कर बात करें। इसलिए मैंने आपको ये शुरू वाली बात कोट की कि हम में से बेहतरीन इंसान वही है जो किसी दूसरे के लिए बेहतरीन है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, जिसमें हम फिर यहाँ पर मुलाकात करवाएंगे हमारे डॉक्टर साहब से, और वो बात करेंगे डॉक्टर रियाज असलम साहब कि ये जो स्टंट्स हैं, ये जो आपके बैलून्स हैं, ये क्यों लगते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज असलम, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम इनसे बात करेंगे आज स्टंट के ऊपर कि ये स्टंट क्या है, कैसे काम करता है और कितने अरसे तक काम करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि स्टंट क्या है सबसे पहले, और ये कितने अरसे तक काम करता है डॉक्टर साहब। देखिए जी, स्टेंट जो है ना, एक तरह से आम अगर लफ्ज़ में हम कहें तो स्प्रिंग होता है, एक खसूसी मेटल का स्प्रिंग होता है जिसको हम खून की नालियों के अंदर डाल देते हैं जो तंग हो गई होती हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट मसल को जो खून की सप्लाई है कम हो जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और उसकी वजह से दर्द होती है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, या खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा तंगी हो जाए या नाली बंद हो जाए तो इन्फाक्शन होती है जिसमें हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली ये एक तरीका इलाज है जो पहले सिर्फ दवाइयाँ होती थी, उसके बाद फिर बाईपास आया, और उसके बाद फिर बाईपास से, क्योंकि वो एक बड़ा डरावना सा नाम है लोगों के लिए, तो उसके बाद ये फिर एंजियोप्लास्टी इंट्रोड्यूस हुई। तो इसको अभी बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन लकीली हम पाकिस्तान में वी आर लकी इनफ कि हमारे जो है ना लर्निंग कर्व बड़ा अच्छा है, हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग करते भी बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से हम दूसरों से बहुत आगे चले गए। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए काम करता है अगर किसी को स्टंट देखिए से डाल दिया आपने? स्टेंट की अभी जो हिस्ट्री है वो तो बहुत पुरानी नहीं है। स्टेंट में दो तीन चीज़ें हैं। देखिए स्टेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक बेयर मेटल स्टेंट्स होते हैं, एक ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स होते हैं। जब से ये शुरू हुआ है, इसमें जो इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें छाती तो नहीं खोलनी पड़ती बाईपास की तरह, इसमें आप हाथ से या टांग से तार डाल के और फिर आप अपना वहाँ पर बैलून करके खोल के फिर उसके अंदर आप स्टेंट रख के उसको खोल देते हैं, जिससे वो नाली खुल जाती है। तो इसमें यह है कि इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन इसका है कि मैक्सिमम इसके बंद होने के चांसेस फर्स्ट 24 आवर्स में होते हैं, उसके बाद ये चांसेस कम हो के 1 महीने में हो जाते हैं, फिर 1 साल तक और कम हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इसके बंद होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप एहतियात कर रहे हैं, आप डायबिटिक नहीं है, या अगर डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल है, आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मतलब ये स्टंट फेल नहीं होता? नहीं, स्टेंट का इसको थोड़ा सा ना क्लियर करने की ज़रूरत है। लोगों का ख्याल होता है कि स्टेंट आगे चला जाएगा, स्टेंट खून की नाली में खून में फिरता रहेगा, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब हम बैलून करके नाली को खोलते हैं तो उसके अंदर स्टेंट रखते हैं तो उसको भी खोल देते हैं, वो नाली के अंदर इर्द गिर्द इस तरह सारा हो जाता है, नाली के साथ लग जाता है। अच्छा, नाली के अंदर ना एक एंडोथीलियम होती है, एक लेयर होती है सेल्स की, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेंट के ऊपर आ जाती है, तो वो स्टेंट जो है ना वो एक उस जगह पे खून की नाली का हिस्सा बन जाता है। वो वहाँ से हिलता जुलता नहीं, आगे पीछे नहीं जाता, उसको कुछ नहीं होता। अच्छा। और सो मच सो कि आपको अगर जो है कई दफ़ा आपको पता भी नहीं होता, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको इसको स्टेंट डला है या नहीं, तो उसके लिए बड़े पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन है जिनसे पता चल सकता है आपको। इसको मैं क्लियर इस तरह करता हूँ कि मैं सऊदीया में काम कर रहा था, तो एक पाकिस्तानी यहाँ से एंजियोप्लास्टी करके गया। सऊदीज़ ने कहा कि जी आप साबित करें कि आप एंजियोप्लास्टी करके हैं, इसलिए आपने 1 महीना ज़्यादा लगाया। मेरे पास आ गया क्योंकि वहाँ मैं पाकिस्तानी था, तो मैंने उसे कहा जी कि आप वहाँ से अपनी प्री स्टेंटिंग एंड पोस्ट स्टेंटिंग अपनी फिल्म CD मंगवा लें। उसने वो मंगवाई, उन्होंने कहा जी हमें कैसे पता ये आपकी ही है।
अच्छा, तो अब उन्होंने पहले एक मिस्री डॉक्टर को भेजा था, उसने एकोकार्डियोग्राफी की, उसमें स्टेंट नज़र नहीं आता, ना नज़र आया, उसने कहा जी नहीं डला हुआ। अच्छा। एंड उसकी जॉब एट स्टेक हो गई। उसको फिर मेरे पास आया तो मैंने कहा आप सीटी करा लें या एमआरआई करा लें चेस्ट का, उसमें स्टेंट नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें स्टेंट नज़र आ गया। तो ये देखिए कि स्टेंट इस तरह से अंदर चला जाता है नाली के अंदर कि वो बाहर से नज़र भी नहीं आता। उसको देखने के लिए आपको स्पेशल टेस्ट एमआरआई या सीटी करना पड़ता है ताकि पता चले कि यहाँ स्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये जो स्टंट्स हैं ये कितने किस्म के होते हैं, इनकी इकसाम क्या है? 2 तो आप अभी बयान कर रहे थे, हाँ और जी। कौन सा बेहतर होता है ताकि लोगों को पता चले और वो स्टंट्स लगवाएं? देखिए, स्टेंट में ना जी 2 तरह का स्टेंट अभी तो पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहे हैं, एक है बेयर मेटल स्टेंट और एक है ड्रग एलूडिंग स्टेंट। कौन सा बेहतर है? बेयर मेटल ड्रग एलूडिंग स्टेंट वो होता है जिसके अंदर दवाई लगी होती है और दवाई आहिस्ता आहिस्ता खून में आती रहती है कि ये स्टेंट बनना हो। बेयर मेटल स्टेंट में दवाई अंदर नहीं लगी होती। बेयर मेटल और ड्रग लोडिंग के लगाने की जगहें या किस जगह लगाना चाहिए वो फ़र्क है। देखिए, अगर एक मरीज, जो बेयर मेटल स्टंट है वो होता है स्प्रिंग वाला स्टंट, राइट? दोनों सेम है। अच्छा, दोनों दोनों सेम है। एक के अंदर दवाई लगी होती ठीक है, है। वो दवाई आहिस्ता आहिस्ता खून में आती रहती है और वो स्टेंट को बंद होने से रोकती है। ठीक है। इसको डेस कहते हैं। अच्छा। जो हम कहाँ पे बेयर मेटल लगाते हैं, कहाँ पे डेस लगाते हैं? बेयर मेटल जो है ना, अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है, उसकी खून की नालियों का साइज़ अच्छा है और उसकी जो तंगी है एक ऐसी जगह पे है, दरमियान में करके है, तो वहाँ पर, और एक ही तंगी है, तो वहाँ पे अगर हम बेयर मेटल स्टेंट लगाएं तो वो भी बड़ा अच्छा चल जाएगा। अच्छा। लेकिन ड्रग एलूडिंग स्टेंट्स डायबिटिक्स में, उसके बाद जो ऐसी नालियाँ जो तंग हैं या ऐसी जगह जिस तरह बिल्कुल जहाँ से नाली शुरू होती है वहाँ पे हो, तो वहाँ पे ड्रग एलूडिंग स्टेंट बेहतर रहता है। तो ये जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, वो आपकी सारी चीज़ें देख के आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपके खून की नालियों की पोजीशन क्या है, तंगी कहाँ कहाँ है, उस लिहाज से वो डिसाइड करता है कि स्टेंट जो है आया ड्रग एलूडिंग स्टेंट जाना है या बेयर मेटल। तो 3-4 स्टंट अगर लगा लें तो वो बेहतर है या फिर? जी, ये मैंने आपको बताया ना कि ये डिपेंड करता है कि कितनी नालियों में तंगी है। देखिए, बेसिकली लोगों को 4 नालियों का पता है। एक लेफ़्ट मेन स्टेम है, एक एलएडी है, आरसी है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स है। अच्छा, आगे इनकी ब्रांचेस भी होती हैं। जो एलएडी में डायगनल हैं, इस तरह आरसीए में पीएलवी है, इस तरह करके डिफरेंट है। तो वो नालियों में अगर मुख्तलिफ जगह पे तंगी है, से 2 नालियों में तंगी है, एक आरसीए में है, एक एलएडी में है, तो आप दोनों नालियों में स्टेंट डाल सकते हैं। और स्टेंट सेम टाइम? पहले तो हम इसको करते थे स्टेज्ड ये होता था कि पहले एक तरफ का कर दिया, 2 हफ्ते के बाद दूसरी तरफ का कर दिया। अब एक टाइम पे भी डाल देते हैं। ठीक है। ये जो आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाती है, आप सीखते जाते हैं, तो फिर आप मोर एडवांस ये बैलून और स्टंट में क्या फ़र्क होता है और कौन सी चीज़ बेहतर है? देखिए, बैलून जो है ना जी, ये जब एंजियोग्राफी शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त स्टेंट नहीं थे। उस वक्त खोलने के लिए पहले बैलून आया। बैलून गुब्बारा, जिस तरह आपको पता है, ये होता है कि बहुत पतली सी तार होती है, उसके ऊपर इस गुब्बारे को चढ़ाया जाता है और वहाँ जहाँ तंगी है वहाँ जाके इसको खुलाया जाता है ताकि ये नाली यहाँ से खुल जाए। अच्छा, इसको बैलून कहते हैं ये बस। और उसके बाद इसको डिफ्लेट करके बैलून को हम वापस बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा। पहले ही इसको जो है ना कहते थे कि बैलूनिंग कर दी या पीटीसीए कर दी, ठीक है ना जी, पहले यही होता था। फिर उसके बाद स्टेंट्स डेवलप हुए। जब स्टेंट्स डेवलप हुए तो जब बैलून कर लेते हैं, बैलून निकाल लेते हैं, फिर इस स्टेंट को उस तार के ऊपर से चढ़ा के उसको इन्फ्लेट किया जाता है और वो वहाँ उस नाली के अंदर वहाँ लग जाता है, ठीक है, और आप उसको बाहर नहीं निकालते। स्टेंट अंदर मौजूद रहता है, बैलून आप निकाल लेते हैं और स्टेंट से पहले आप बैलून करते हैं। कई दफ़ा आप डायरेक्ट स्टेंटिंग भी करते हैं, लेकिन आप अक्सर पहले बैलून कर रहे होते हैं, उसको डिफ्लेट करके निकाल लेते हैं, फिर स्टेंट डालते हैं। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी जो है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? वो पेनफुल है प्रोसेस? पेनफुल तो इतना नहीं है, इसीलिए ये इतना हो गया क्योंकि बाईपास में आपने ओपन किया, पेशेंट बेड पे रहा, 6-7 दिन हॉस्पिटल में रहा। एंजियोप्लास्टी में नेक्स्ट डे आपका डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा। पहले आप टांग से करते थे, उसमें एक पेनफुल था कि आपको 6 घंटे टांग सीधी रखनी पड़ती थी, आपकी टांग कट जाती थी क्योंकि वो मोटे बोर की नीडल से आप सुराख करते हैं, उसमें से करते हैं।
फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोगों ने सीखा कि हाथ से करना, तो हाथ में यह है कि नाली तो छोटी होती है, लेकिन जब हमें एक्सपर्टीज़ हो गई तो फिर हमने हाथ से करना शुरू किया। हाथ में यह है कि आप हाथ मूव कर सकते हैं, यहाँ ब्लीडिंग का चांस नहीं है। ठीक है। इसी तरह तो एक तो ये है। दूसरी जो इसमें ऐसा ये पेनफुल नहीं है कि ये अंदर कई तार और आपने खोला उसमें नहीं, कॉम्प्लिकेशंस तो अपनी होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस अलग है, पेन अलग है। आप जब कई दफ़ा उस वायर को करने के बाद खींचते हैं तो फिर आपको बाद में 8-10 दिन हाथ में दर्द रह सकती है, उस हाथ में जिससे की गई है। अच्छा। कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि आपका इसके बाद कोई ऐसा अनटूवर्ड चीज़ हो जाए। रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, लेकिन हमने होती बहुत कम देखी हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो यह है कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपने हमें ये ज़रूर बताना है कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फिर स्टंट की और ये एंजियोप्लास्टी की, ये किन वजूहात की वजह से होती हैं, क्यों होती हैं, पेशेंट्स को क्यों शिकायत दोबारा होती है कि डॉक्टर के पास आता है। ठीक है, क्या ऐसा ख्याल नहीं किया जाता? एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते। रियाज असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ डॉक्टर रियाज असलम कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो तशरीफ़ फरमा है और हम इनसे जान रहे हैं कि स्टंट और बैलून, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इन सब में क्या फ़र्क है और ये कब डलवाने चाहिए, कब लगवाना चाहिए। पर खैर अभी ब्रेक से पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था कि कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं और किन वजूहात की वजह से हो सकती है पेशेंट को। देखिए, जो एंजियोप्लास्टी है इसमें दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक होती हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, एक होती हैं लेट कॉम्प्लिकेशंस। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में ये हो सकता है कि आपने जिस साइड से आपने इंटरवेंशन के लिए अंदर गए, फेमरल से या रेडियल से, हाथ से या टांग से, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, उसके लिए जो लोग होते हैं जहाँ पे हो रही होती है तो वहाँ पे वो जो पोस्ट प्रोसीजर लोग होते हैं ट्रेंड होते हैं कि आपने किस तरह प्रेशर देना है, कैसे इस ब्लीडिंग को रोकना है, नंबर 1। नंबर 2, उस इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में वहाँ इन्फेक्शन हो सकती है, जो पाकिस्तान में इसका रेट बहुत कम है। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली बहुत कम है, बाहर ये ज़्यादा होती है लेकिन हो सकती है। और नंबर 3 जो है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में वो आ जाता है कि अगर आपका विद इन फर्स्ट 24 आवर्स स्टेंट बंद हो जाए, ठीक है ना, तो वो एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस में स्टेंट क्लोजर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसका किया जा सकता है। ब्लीडिंग हो तो आपने प्रेशर दे के रोक लिया, इन्फेक्शन हुई तो आपने एंटीबायोटिक दे के ठीक कर ली, पेन हुई आपको, जिस तरह मैंने कहा था कि जब हम वायर खींचते हैं प्रोसीजर के बाद तो कई दफ़ा बाजू में दर्द होती है तो आपने पेन किलर्स दे लिए। अगर स्टेंट बंद हो गया फिर क्या करना है? फिर ये करते हैं कि उसी वक्त हम उसको कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं, दोबारा एक इंजेक्शन दे के देखते हैं कि स्टेंट खुला है या बंद है। अगर स्टेंट बंद हो गया तो उसमें से तार गुजार के उसके ऊपर बैलून चढ़ा के उसको ओपन कर देते हैं दोबारा। और अगर ज़रूरत पड़े कि अंदर एक और स्टेंट या सिर्फ इनलेट या आउटलेट पे तंगी हो गई है, उसके आगे हो गई है, तो वहाँ पे एक स्टेंट भी नया डाला जा सकता है। तो जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका इलाज मौजूद है और वो इलाज आम तौर पे कर दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट को 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाता है एंजियोप्लास्टी के बाद, और उसके जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस का टाइम गुजार के और देख के वो सब कुछ ठीक है उसको घर भेजा जाता है। एक दो चीज़ें और जो एंजियोप्लास्टी में हो सकती हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए करने से पहले, कि अच्छे सेंटर्स में तो ये किया भी जाता है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो, एक ब्लड कंप्लीट सिंपल करा लें। अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है या उसको इन्फेक्शन है तो उस वक्त एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ना करें। दूसरी चीज़, उसका यूरिया और क्रेटिनिन करवाया जाता है गुर्दों के टेस्ट, क्योंकि इसमें हमें डाई देनी होती है। अगर गुर्दे ठीक नहीं है या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं और अगर हम एहतियात ना करें, डाई ज़्यादा दे दें या प्रोसीजर के बाद उसको अच्छी तरह हाइड्रेट ना करें और वो फ्लूइड ज़्यादा दे के वो डाई को वॉश आउट ना करें, तो किडनीज़ के ख़राब होने का डर होता है। तो लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें, यानी कि हमने पहले ही एहतियात कर ली हुई है, हमने ब्लड कंप्लीट करवा लिया हुआ है, हमने यूरिया क्रेटिनिन करवा लिया हुआ है, तो फिर हमें प्रोसीजर के बाद और हमें पता हो कि इसका से
क्रेटिनिन ज़्यादा डॉक्टर है। साहब ये जो क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर उधर से स्टंट डलवाया जाए कोई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो क्या कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या बंदा अफोर्ड कर सकता है? इज इट अफोर्डेबल? देखिए स्टंट की कीमत क्या है? हाँ देखिए, स्टेंट्स दो मैंने बताया था, दो तरह के होते हैं, बेयर मेटल स्टेंट्स और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स, डेस जो होते हैं। बेयर मेटल स्टेंट्स रिलेटिवली चीप होते हैं और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स महंगे होते हैं। अच्छे कौन से होते हैं? अच्छे तो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स ही कहे जाते हैं, अच्छे हैं जो कि डिफ़िकल्ट लीजन्स में भी हम डालते हैं। अच्छा, लेकिन वो महंगे होते हैं। महंगे होते सरकारी इदारों में ये होता है कि सरकारी इदारों की जो इंपोर्ट हो रही होती है उस पर ड्यूटी ऑफ होती है, तो सरकारी इदारों में रिलेटिवली स्टेंट सस्ते होते हैं। ठीक है। नंबर 1, अगर आप पे करके भी करा रहे हैं तो स्टेंटिंग बाहर के मुकाबले में सस्ती हो रही है। ठीक है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी इदारे में हॉस्पिटल, कैथ लैब, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, बिजली, पानी, गैस, हर कुछ पेड होता है। ठीक है ना, वो एक रूटीन में पे हो रहा होता है। ये प्राइवेट सेक्टर में ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद करनी है। डॉक्टर साहब, ये जो स्टंट्स हैं इनमें कोई कंपनी भी मैटर करती है कि इस कंपनी के होंगे तो हाँ बेस्ट जी, होगा? इसमें देखिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में स्टंट्स बन रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रेफर किए जाते हैं ना, वो अमेरिका में जो बन रहे हैं वो हैं, या जो अच्छे जिनकी एक रेपुटेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो वाले स्टंट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में। ठीक है। कौन सी नाम बता सकेंगे प्लीज़, देखने वालों को थोड़ी सी हेल्प हो फिर जाएगी। वो हो जाता है, कंपनी टू कंपनी हो जाता है। मसलन आप टेक्सास यूज़ कर लेते हैं या कोई भी आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो नाम इसलिए कि एक का लेंगे तो दूसरी कंपनी वो हो जाता है। अच्छा। ये आपकी पर्सनल भी होती है, लेकिन आपको पता होता है कि जितना भी कार्डियोलॉजिस्ट हर एक को पता है कि अच्छा स्टेंट कौन सा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कब करानी चाहिए। अब सपोज़ एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, उसका जो हार्ट पंप है वो बहुत कम हो जाएगा, वो 30 to 20% उसके अब बाकी जो है वो आर्टिफिशियल पंप आप लोग दे रहे होते हैं, ठीक है, मगर उस बंदे को ये नहीं पता कि अभी उसकी सिचुएशन क्या है, कि उसके ऊपर स्टंट्स को लगाना चाहिए, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी उसकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मगर कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ये हमारा पेशेंट है यार, अगर हमने इसको अभी ये स्टंट नहीं लगाया तो फिर ये तो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएगा, तो उसको टाइम से पहले जो है वो लगा दिया जाता है, उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। तो इस सूरत हाल में पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी फॉर हिम? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एंजियोग्राफी और एंजियोग्राफी तो हार्ट अटैक में एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, इन्फाक्शन, ये डिपेंड करता है, ये किसी उसमें भी की जाती है देखने के लिए किस नाली में तंगी है और किसकी वजह से हुआ। उसके बाद एंजियोप्लास्टी की डिसीजन की बात, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है जो हमारे फील्ड का है ना, जो चीज़ें आपने बोली हैं वो लोगों को नहीं पता, आम पब्लिक को तो बिल्कुल ही नहीं पता। तो उसमें ये है कि जब हार्ट अटैक होता है, जिसका मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, तो मसल टिश्यू जो हार्ट का है वो डैमेज होता है। हार्ट का एक पंप होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, जब वो कंट्रैक्ट करता है तो खून की सप्लाई सारे जिस्म में जाती है। नॉर्मली इसकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग कैपेसिटी होती है 50 to 70% होती है। दैट मीन्स कि खून के पंप में जितना खून जमा है उसका 50 से 70% बाहर निकल जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि सारे जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है। जब ये टिश्यू डैमेज हो जाता है, सबसे ये पंप है इसके ऊपर वाला हिस्सा डैमेज हो गया, हाँ। तो फिर ये उस तरह कंट्रैक्ट नहीं करता, ये वाला नहीं करता, बाकी कंट्रैक्ट कर रहा है, तो पूरा खून बाहर नहीं निकलता। ठीक है ना। तो अगर 50 था तो 40 रह गया या 30 रह गया या 20 रह गया, जिसका आपने जिक्र किया है, तो बाकी ये पीछे रह जाता है और आगे बहुत कम जाता है और ऑक्सीजन भी कम जाती है। अब ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? आपने बड़ा, आपका अच्छा सवाल भी है और आपका नॉलेज भी बहुत डीप है। ऐसे केसेस में करना ये चाहिए कि आपको एक हमारा न्यूक्लियर स्कैन होता है जिसको हम वाइबिलिटी स्कैन कहते हैं। अच्छा, वाइबिलिटी स्कैन क्या है कि ये जो हिस्सा कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, आया ये जिंदा है, ये स्टंड है, ये हाइबरनेटिंग है, अलाइव है या नहीं है, उसमें हम जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो इंजेक्ट करते हैं विद, वो हीमोग्लोबिन के साथ टैग होके हर जगह चला जाता है। फिर हम उसमें देखते हैं कि अगर सारे उसमें वो रेडियो एक्टिविटी गई है तो इसका मतलब है कि ब्लड भी वहाँ गया है, और अगर वहाँ ब्लड गया है तो इसका मतलब है कि अगर हम खून की वो नाली जो इस हिस्से को सप्लाई कर रही है उसको हम खोल दें, उसमें स्टेंट कर दें,
तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन जानी शुरू हो जाएगी और वो हिस्सा काम करना शुरू हो जाएगा। से वो 35% या 30% था तो वो अब 45 या 50 पे भी जा सकती है उसकी कंट्रैक्शन वापस। तो हमें पहले, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डायरेक्टली ऐसे केसेस में जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो, 20% है, 25% है, उसमें हमें डायरेक्टली एंजियोग्राफी की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें पहले वाइबिलिटी स्कैन करके देख लेना चाहिए। अगर वो मायोकार्डियम कहते हैं हार्ट मसल को, अगर वो मायोकार्डियम अलाइव है, उस वो वाइबल का मतलब होता है कि अलाइव है। अच्छा, इसकी स्कोरिंग होती है। इसकी स्कोरिंग कैसे होती है कि एलएडी जो कि ये दिल के पंप को बेसिकली सप्लाई कर रही होती है, इसको हम 10 में डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये 5/10 से ऊपर है अलाइव, यानी कि आधे से ज़्यादा अलाइव है, तो इसका मतलब है इसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने का फ़ायदा होगा मरीज़ को। लेकिन अगर 2/10 निकल आती है और 8/10 अलाइव नहीं है तो उसके करने का फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें ओवर द ईयर जो स्टडीज़ हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे हमें पता चलती हैं, ये फिगर्स हमें वहाँ से पता चलती हैं। तो आपको अगर वायबल है मायोकार्डियम, फिर आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए और फिर स्टेंटिंग करें, उसका मरीज़ को फ़ायदा है। तो इसलिए ये जो है कि रिस्क और बेनिफिट हमें हमेशा वे करना चाहिए पेशेंट के लिए। जो बेनिफिट की चीज़ हो वो करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारी रहनुमाई की और अब आपको इनकी बात से डिटेल में समझ आ गया होगा कि आपने कब स्टंट डलवाना है, कब आपकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होनी है। और ये सारी रिपोर्टिंग जो चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स होती है वो आपकी जब आपके साथ कोई होते हैं तो वो सारी चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आपके साथ होते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और मैं आपको बताऊँगी कि आज की हमारी जो एपिसोड है, ख़ास तौर पर जितनी डिटेलिंग में जाके हमारे डॉक्टर साहब ने हमें समझाया है, हम इनको दोबारा भी बुला लेंगे, मगर आज की एपिसोड हमारे सोशल मीडिया पे भी होगी, हमारे यूट्यूब पे भी होगी। अगर आपको देखना है तो आप रिपीट पे उन सोशल मीडिया के ऐप्स पे आप जाके देख सकते हैं हमारे ख़ास तौर पे इस सेगमेंट को जो डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके रहनुमाई का, और वक्त की कमी के लिए सॉरी, मगर उसके बावजूद आपने हमें यहाँ पर इस स्टेज में समझाया कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। विल टेक अ ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि आपको नाश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये नाश्ता आपकी सेहत के लिए मुज़र है या नाश्ता आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, या नाश्ता आपको मोटा कर देता है, या नाश्ता आपको पतला कर देता है, या नाश्ता आपको गोरा कर देता है, या नाश्ता आपको काला कर देता है, या नाश्ता आपको सुस्त कर देता है, या नाश्ता आपको पुस्त कर देता है। ये सारी बातें हम जानेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त हमारी जो है माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद है, डॉक्टर सहर चावला। हम इनसे सारी बातें पूछेंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे मैं आपकी ज़बानी यहाँ पे पूछ के आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके टाइम को। लुकिंग प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं तो इस वक्त खुद स्टार स्ट्रक हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ। भी मैं आपको इससे पहले भी कह रही थी, मेहंदी के टाइम से और अब तक फ़ैन हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। बस मुझे लगता है मेहंदी के बाद कोई वलीमे वाला ड्रामा मुझे करना पड़ेगा जिसका टाइटल ही वलीमा, उसके बाद लोगों को मेहंदी भूलेगा। मगर खैर, थैंक यू फॉर योर लव। अब ये मैं पूछना चाह रही थी कि जो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना कि यार सुबह सुबह नाश्ता करेंगे तो फिर ना नींद आना शुरू हो जाएगी, सारा दिन घर का काम नहीं कर सकेंगे, या फिर सुस्ती सी रहेगी, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या मिथ है? क्या नाश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले तो यहाँ बता दीजिए। ब्यूटीफुल टॉपिक। सबसे पहले एक चीज़ जिसको हम ओवरऑल जनरलाइज कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जिनको ब्लड शुगर रेगुलेशन का प्रॉब्लम है, यानी जिनको डायबिटीज़ हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे, मैं उनकी बात नहीं करी, एक्सेप्ट फॉर देम हर एक की बात करी हूँ। उठने के बाद खुद को 3-4 घंटे का ब्रेक दें बिफोर ईटिंग समथिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो आप जितने भी बजे खाते हैं, अब जैसे फ़िज़ा मैं आपके शो से वापस जाऊंगी तो मैं नाश्ता करूंगी, और मैं सुबह 3:30-4 उठ जाती हूँ। सो दिस इज, मैंने यहीं से बात स्टार्ट करी, दिस इज माय ब्रेकफास्ट। इतना गैप के बाद नाश्ता करना इतना है? गैप ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को आदत नहीं है, सुबह उठते ही खाने की आदत है, तो वो एकदम से ये रूटीन शुरू कर दे जो मैंने अभी अपनी रूटीन एग्जाम्पल के तौर पे कोट किए। बट आइडियली यू शुड गिव योर बॉडी सम टाइम टू बर्न फैट। इससे पहले आप ब्रेकफास्ट करें, और वो फिर चाहे जितने बजे भी करें, जैसे अभी मुझे घर पहुँचते 12 बज जाएंगे, अब वो चाहे मैं 12 बजे भी करूँ, वो मेरा ब्रेकफास्ट ही है। देयर इज अगर आप मुझे इजाज़त दें, देयर इज ब्यूटीफुल साइंस बिहाइंड इट। ओके। पूरी रात जब आप नहीं खाते हैं,
12 घंटे कम से कम जब आप नहीं खाते आपके ब्लड का इंसुलिन लेवल 0 पे चला जाता Perfect, ऐसे है। है। जिंदगी में हेल्दी होने के लिए दिन में काफ़ी बार इंसुलिन को नीचे ले जाना ज़रूरी है। अब जब अपेरेंटली आप सुबह उठते हैं, आपने रात को, नॉर्मल लोग 6-7 बजे ही डिनर करते हैं और 6-7 बजे ही खाना नॉर्मल होता है डिनर, Right. उसके बाद इट्स लेट, ठीक है। आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में है, इतनी खूबसूरत स्टेट में है। फास्टिंग का मतलब है कि बॉडी में सेल्स का अपना रिपेयर स्टार्ट हो रहा है, इसका नए cells बन रहे होते नए हैं, ऐसे सेल्स ही बन रहे हैं। फास्टिंग का मतलब है आपकी बॉडी में प्रूफ रीडर्स बन रहे हैं। प्रूफ रीडर्स उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो आपकी बॉडी में खुद ही जाके डैमेज डिटेक्ट करके ठक उसको ठीक करती हैं और फिर अपना काम शुरू कर देती हैं। इतनी खूबसूरत स्टेट को आप उठते ही क्यों तोड़ना चाहते हैं? अच्छा। गिव योरसेल्फ सम टाइम। इट इज नॉट हेल्दी टू हैव अ लॉट ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी ऑल द टाइम। मुझे एग्जाम्पल पे बता देंगे, देखने वालों को थोड़ा सा समझ आ जाए। अगर सपोज कोई 6 बजे उठता है बच्चों के स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, घर के बच्चों के नाश्ते ब्रेकफास्ट के लिए, तो अब 6 बजे एक औरत उठी है, एक भाई उठा है मेरा, तो उसने नाश्ता किस टाइम पे करना है? स्टैंडर्ड 4 आवर्स। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना और मैं जब उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवाती हूँ तो स्टैंडर्ड 4 आवर्स। अगर किसी की बॉडी को आदत नहीं है, आइडियल तो ये है, महारत तो ये है कि आप इसको 9, 10, 11 घंटे पे ले जाएं, इट्स अमेजिंग, बट स्टैंडर्ड 4 घंटे। मतलब कम अब से कम 10 बजे नाश्ता करना है, 6 बजे उठे हुए बंदे को। एटलीस्ट उठते ही यू नीड टू हाइड्रेट योरसेल्फ। सबसे पहले तो बॉडी को पानी चाहिए ना। पानी, देखिए किसी भी इंसान की सेहत का मेयार क्या है? किसी भी इंसान की सेहत का मेयार उसके बाल मूवमेंट्स हैं। बाल मूवमेंट्स आपके कब होने चाहिए? बाल मूवमेंट्स यानी आपको स्टूल पखाना कब पास करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग पास करना चाहिए। और किस इंसान के बाल मूवमेंट्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं? जिसकी बॉडी हाइड्रेटेड होती है। हम लोग उठते ही पानी नहीं पीते हैं, लेकिन हम लोग उठते ही पराठे, अंडे, इसीलिए तो कब्ज का शिकार हो जाती है, कब्ज का शिकार हो काफी जाते हवा हैं। मैंने देखा है। या अब जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पास गट के इतने पेशेंट्स आते हैं, आईबीएस के इतने पेशेंट्स आते हैं, आईबीएस क्या, स्टूल अर्जेंसी, आईबीएस विद डायरिया, जैसे कुछ खाते हैं और इतने मुझे लोग क्यूट लगते हैं बेचारे, आके कहते हैं कि हमारा तो मेटाबॉलिज्म बड़ा जबरदस्त है, खाते ही लूज स्टूल आ जाते हैं। मैं कहती हूँ नहीं है, मेटाबॉलिज्म जबरदस्त नहीं है, बॉडी में एंजाइम नहीं बन रहे। तो ये चीज़ें किस वजह से आई हैं? ये चीज़ें अर्ली मॉर्निंग ईटिंग अर्जेंसी से आई हैं, बाल हैबिट्स रेगुलेट ना होने से आई हैं। सुबह उठ के खुद को, मैं हमेशा कहती हूँ, अर्न योर ब्रेकफास्ट। नाश्ता आपको कमाना चाहिए। और कोई भी चीज़ आप अर्न कैसे करते हैं? जब आप उसके लिए दौड़ते हैं, ज़रा 3-4 घंटे खुद को थकाएं, दौड़ लगाएं, घर वालों का नाश्ता बनाएं, पढ़ें, काम करें, और उसके बाद जब लगे कि बस हो तो गई डॉक्टर साहब, है। ये जो बेड टी है, ये क्या सिस्टम है? ये बहुत से लोग कहते हैं ना कि जब तक मुझे बेड टी नहीं मिलेगी तो मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगा, ये भी सिस्टम है। ये बेड टी का क्या कॉन्सेप्ट है? बड़ी कनेक्टेड साइंस है इसके पीछे। जो कैफीन होती है, आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके 2 हिस्से होते हैं, एक सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, एक पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट। जो कैफीन है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक डाइजेस्ट वाला सिस्टम, बाल मूवमेंट्स, इसको एक्टिवेट करता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जब तक मैं सिगरेट ना पीऊँ मैं बाथरूम नहीं जा सकता। सिगरेट में निकोटीन है, चाय में कैफीन है, दोनों बाल मूवमेंट्स को एग्रीवेट करते हैं। अच्छा। लेकिन क्या बाथरूम जाने के लिए हमें कैफीन और निकोटीन पर डिपेंड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये सच है कि कैफीन से उसके बाद आपको स्टूल आता है, ठीक है। लेकिन जो लोग, मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ और दिन में 2 बार चाय ज़रूर पीती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जब चाय पीऊँ उसके फ़ौरन बाद मुझे स्टूल आए या उसके बगैर मैं बाथरूम ना जा पाऊँ। इसका मतलब है कि मेरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उस पर फिजिकली डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर डिपेंड। इतने सारे लोग हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं भाई मेरे, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब अगर हम सिगरेट नहीं पियेंगे तो हम बाथरूम नहीं जा सकते। तो विच इज़ ट्रू, दिस इज़ नॉट साइकोलॉजिकल, दिस इज़ फिजिकल। आपकी बॉडी क्यों डिपेंड करे? आपको सुबह उठ के पानी की, नींबू पानी कुछ लोग तो हैं ऐसे सौंफ, मेंटली बीमार होते इन हैं कि चीज़ों पे- वॉशरूम में भी जाके कमोड पे बैठ के भी सिगरेट पीते पी रहे हैं, होते पीते हैं। हैं, पीते हैं हाँ, वो। और वो कहते हैं भाई हमारा तो पेट ही साफ हम नहीं नहीं होता। they are अच्छा, right। फिर ये बात तो आपने आज यहाँ पे तो मिथ ही चेंज कर दी, लोगों का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। मुझे लगता है ये पहली मर्तबा कहीं मैंने ये बात सुनी है कि नाश्ता करना है आपने, मगर खुद को थका के नाश्ता करना है। जो उठते के साथ ही नाश्ता खाने की मिथ है, ये चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दी। चाहे कोई वर्किंग लेडी है या बच्चों के लिए काम करिए, घर के लिए काम करिए, कोई जॉब पे जा रहा है, कुछ भी है, घर से आपने उठते के साथ ही नाश्ता ठूसना नहीं। अगर करना है तो उससे पहले 4 घंटे पहले उठ जाना है, ताकि उस टाइम पे आप नाश्ता करके घर से चले जाएं। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। दूसरी बात यह कि अगर उसी टाइम पे आप उठ रहे हैं और अपने काम पे निकल रहे हैं, आपके पास टाइम कोई नहीं, तो अपना नाश्ता अपने साथ ले जाएं और वहाँ जाके ऑफिस में बैठ के अपना नाश्ता 4 घंटे के बाद कर लें। दिस इज़ द मिथ जो हमें अभी समझाई है डॉक्टर साहब ने। दूसरा पॉइंट मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब हमने नाश्ता करना क्या है सुबह सुबह?
ये जो पूरा एक हमारा डी वो बनता है मील सब कुछ, वो सब कुछ क्या बनाना है हमने? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कार्ब्स को अपने लो रखें, ये तो बहुत सारे लोग कहते होंगे, लेकिन कार्ब्स लेने कौन से? आपके पास दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। वो कार्बोहाइड्रेट जो ब्लड में ग्लूकोज एकदम से रेस करे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसको सिंपल कहा जाता है, वो बुरा है। ये कौन कौन से हैं जो आपने नहीं लेने हैं? सफ़ेद डबल रोटी हो गई, आपके पास सफ़ेद आटा हो गया, आपके पास पैनकेक्स हो गए, आपके पास पास्ता हो गया, आपके पास बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, लाहौल वाला डोनट्स और आइसक्रीम्स और वॉफल्स, उन पे तो जाए ना, वो सब तो है ही मीठा, वो तो सब है ही वाइट कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है फाइबर। फाइबर मेरे जिस्म में दो काम करेगा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एक मेरी आंतों से बैड कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करेगा, दूसरा वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मेरी बॉडी में ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएगा। वो खाने ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो जब ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते हैं, इसका क्या मतलब है? वो उसको सस्टेन्ड ऊपर रखेंगे, ज़्यादा देर ऊपर रखेंगे, उसको नीचे भी आहिस्ता लेके आएंगे। नाश्ते से दूसरा गोल आपको क्या अचीव करना है? दूसरा गोल हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि मगर जो पहला गोल समझ अभी तक आ गया है, कॉपी पेंसिल ले लें, साथ साथ लिखा करें चीज़ों को, जब लिख लेंगे तो याद रहेगा। पेन पेंसिल पकड़िएगा इस ब्रेक पे। पहला आप ये समझ जाइए कि जो नाश्ते में आपने पैनकेक्स नहीं खाने, मैदे से बने पराठे नहीं खाने, आपने ब्रेड नहीं खानी, ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल नो साइन पर आ गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं व्हाट इज़ ऑन गो साइड। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत सहर चावला, और वो हमें बता दिया हमने क्या खाना है सुबह उठते के साथ ही और क्या नहीं खाना। पहली बात तो यहाँ पर इन्होंने हमें समझा दी कि हमने जब उठना है तो 4 घंटे के बाद अपना नाश्ता करना, नो मैटर व्हाट, जिस तरीके से भी आप अपना लाइफस्टाइल अपना प्लान करते हैं, वो आपने जो पहला नाश्ता करना है वो 4 घंटे के बाद करना है। अपने उठने के बाद उससे पहले बस अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, पानी पीना है, चीज़ें इस तरह की चीज़ें लिक्विड में लेनी है। और उसके बाद उन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि जैसे 4 घंटे के बाद हमने नाश्ता करना है, उसमें मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं खानी, ना मैदे से बना पराठा खाना है, ना ब्रेड खानी, ना पैनकेक्स खाने, और क्या क्या चीज़ें बनाए। फिर ओवर टू सहर जी, बताइएगा। अब जब हम ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं ना, तो नाश्ते के 1.5 घंटे बाद 90 मिनट बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज डिप नहीं आता। अब हम कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे कि ग्लूकोज डिप ना आए? जो प्रॉपर रिसर्च और स्टैट से जो की गई है, मैं काफ़ी सारी रिसर्च पेपर्स पढ़ती रहती हूँ कि जो लोग नाश्ते में सफ़ेद आटा वगैरह खाते हैं, 1.5 घंटे बाद उनके ब्लड में ग्लूकोज डिप आता है, और उसके बाद जाके और ज़्यादा खाते हैं, उनको और क्रेविंग होती है। अगर आप दलिए लेंगे, ग्लूकोज डिप के बाद मजीद भूख लगती है, मजीद क्रेविंग होती है। एकदम नीचे जाएगा तो दिल बैठेगा ना, फिर दिल करेगा मैं और खाऊं। अब जब आप ये सफ़ेद चीज़ें नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जब आप दलिए खाएंगे, हाई फाइबर खाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूटेन फ्री कोई भी रिफाइंड ग्रेन नहीं खाते, जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई, जैसे आप अगर अंडे खाते हैं, जैसे अगर आप देसी घी खाते हैं, अगर आप मक्खन खाते हैं, इन चीज़ों के बाद ब्लड में ग्लूकोज डिप नहीं आता। क्यों? क्योंकि खाने के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। अल्लाह की तरफ से खाने का कौन सा कंपोनेंट है जो इंसुलिन को छेड़ता नहीं है जाके के ऊपर जाओ? फैट। और लोग फैट को बुरा समझते हैं। मैं पर्सनली अपने नाश्ते में 2 से 3 चम्मच देसी घी के इंक्लूडेड रखती हूँ। मक्खन उसमें ज़रूर इंक्लूडेड होता है, क्योंकि फैट आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रखता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होती है, स्टमक देर से स्लो आपके पास खाली होता है, और इंसुलिन राइज नहीं जाता। याद रखिए, वो सारे लोग जो अपनी डाइट में खाने की क्रेविंग्स तोड़ना चाहते हैं, फैट से दोस्ती कर ले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बहुत मतलब ज़्यादा। अब हम अंडा खा रहे हैं, अंडे जर्दियाँ खाएं, उसमें जो जर्दी है वी कैन हैव इट, राइट? जर्दी इज़ द मैंने इस पे इतने सारे यूट्यूब पे अपने किए हैं पॉडकास्ट। जर्दी इज़ द गोल्ड माइन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है, जब आप खाली सफ़ेदी खाते हैं, ये मैं खुद से नहीं बोल रही, है बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जब आप खाली सफ़ेदी खाते हैं आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा ऊपर जाता है। जब आप सफ़ेदी को जर्दी के साथ खाते हैं, या आप रिसर्च कर लें जिसने करनी है, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज ऊपर नहीं जाता है। जर्दी में आपके पास विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है। जिसका विटामिन डी अच्छा, उसकी हड्डियाँ अच्छी, इम्यूनिटी अच्छी। जिसका विटामिन ए अच्छा, उसकी स्किन अच्छी, उसकी रिप्रोडक्शन अच्छी, उसकी विजन अच्छी। जिसका विटामिन ई अच्छा, उसकी सर्कुलेशन अच्छी, उसका दिल अच्छा, उसका मसल अच्छा। जिसका विटामिन के अच्छा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी, उसकी आंतें अच्छी। और क्या चाहिए? क्या बात है? अंडे की जर्दी में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड को एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। एसेंशियल क्या चीज़ होती है? ज़रूरी। उसको ज़रूरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरा जिस्म उसको नहीं बना सकता। आपको पता है, आपका जो दिमाग का ग्रे मैटर है, जो एरिया आपके लर्निंग, फोकस, अटेंशन, मेमोरी और एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आधे का आधा ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ है, जो अंडे की जर्दी में, जिसको आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। अच्छा, मतलब हमने गुड फैट भी खाना है, तो हमने साथ में बैड फैट भी खाना है, अपनी बॉडी के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है। ये अंडे की जर्दी गुड फैट है,
अंडे की जर्दी है ही गुड फैट। Okay. बैड फैट आपके पास कहाँ से आता है? बैड फैट आपके पास आता है जब ब्लड में शुगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। जब शुगर के इस्तेमाल की साइकिल सैचुरेट हो जाती है तो वो जिस्म में लाइपोजेनेसिस की तरफ जाती है। अच्छा। लाइपोजेनेसिस कहते हैं गैर ज़रूरी चर्बी की सिंथेसिस को। और आपको पता है लाइपोजेनेसिस कौन सा हार्मोन कराता है जिसके अगेंस्ट अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं? इंसुलिन। इंसुलिन नीचे, लाइपोजेनेसिस नीचे। मैं कम से कम 2 से 3 जर्दी अंडे की अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखती हूँ। ना अंडे की जर्दी से, ये बात ऑन एयर है, डॉक्टर सार चावला मेरा नाम है, सबको ही मेरा पता है, मेरे नाम से एसोसिएटेड है ये बात, आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो और आप इसको अप्लाई भी करें। ना कोई दिल का मरीज़ बनता है अंडे की जर्दी से, ना कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनता है, ना कोई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ बनता है। देसी घी, अंडे की जर्दी आपके दिल की, आपके ब्लड प्रेशर की, आपके कोलेस्ट्रॉल की दोस्त है। ये मिथ है। नहीं, वैसे एक बात आपकी सही है, मैंने कुछ पंजाब की ना ऐसी खूबसूरत चिकनी चुपड़ी हीरोइन, जो फिल्मों की हीरोइन है, हसीन, देखो दूधिया चेहरा, लंबी चौड़ी, मक्खन जैसे खाती सही होंगी। मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल, वो सादी रात की बची हुई बासी रोटी बहुत के अच्छा ऊपर करती हैं। देसी घी डाल के थोड़ी शक्कर डाल के खा जाती है सुबह। आपको एक कद का रिलेशन बताऊं मक्खन से क्या है? मक्खन में आपके पास होता है, ये वो वाला नहीं, पीला मक्खन नहीं, वो जो सफ़ेद मक्खन होता है। मक्खन में होता है विटामिन K2, जिसके जिस्म में विटामिन K2 अच्छा होगा बचपन में, ये बड़ी आपने अच्छी बात की, आपको माशाल्लाह खुद इतनी टॉल है, उसका कद लंबा होगा। उसकी रीज़न क्या है? आपके पास जब कद बढ़ रहा होता है ना तो हड्डियों के जो एंड पे कार्टिलेज की प्लेट होती है, उसने एक टाइम पे जाके सख्त होना होता है, जिसको ऑसिफिकेशन कहते हैं। अच्छा। जिसके जिस्म में विटामिन K अच्छा ना, उसकी प्लेट जल्दी क्लोज हो जाती है, उसकी टांगे इतनी लंबी होती नहीं है। आपका K2 माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा रहा होगा। अच्छा, तो मेरी बात सुने, फिर ये जो मतलब जौ का आटा या इस तरह की कोई, अगर हम ग्रेन आटा इस तरह की कोई रोटी बना के उसके ऊपर ये देसी घी हल्का सा लगा के खा सकें, तो क्या अंडे के साथ खा सकते हैं रोज नाश्ते में? एब्सोल्युटली खा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जिनको ग्रेन से एलर्जी है। ये फिजा मैं बात अक्सर करती हूँ कि एक अनाज किसी के लिए सजा, एक के लिए शफा होता है। आई नेवर टॉक अबाउट अ जनरलाइज्ड डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड ही होता है, हर इंसान की बॉडी, मेरी आपकी बॉडी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ग्रेन से एलर्जी नहीं है तो हर इंसान जो है वो इस रोटी के साथ घी को, मक्खन को खा सकता है। घी सिर्फ मैं एक क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल जो है उनको रिकमेंड नहीं करती। मैं चाइनीज़ मेडिसिन बहुत शौक से पढ़ती हूँ, उसकी बुक्स लेके मैं पढ़ती रहती हूँ, और बड़ी ऑथेंटिक चीज़ है चाइनीज़ मेडिसिन। जिसके जिस्म में नमी हो ना, उसको मैं घी रिकमेंड नहीं करती। अदरवाइज मैं तो ये बंदे को पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर? पीपल मोस्टली हु हैव अ लॉट ऑफ ब्रोकन स्टूल, जिनको टूटा हुआ स्टूल आता है, जिनको बलगम रहती है, आपके जिस्म में नमी होती है। घी, गंदुम, बात से बात निकल रही है तो कर ही लेते हैं, किसका भला हो जाएगा। घी, गंदुम, डेयरी, जिसके जिस्म में नमी हो उसको मैं रिकमेंड नहीं करती। बिकॉज घी, गंदुम, डेयरी, ये 3 चीजें नहीं खानी नहीं उसमें। करती। और इसकी मिसाल आपने बताई कि जिसको स्टूल जो है टूटा हुआ आता है, टूटा हुआ आता हो और बलगम रहे। इसी तरह इसका कॉन्ट्ररी भी बात कर लेते हैं। अगर किसी को कब्ज रहती है और अगर किसी की बॉडी ड्राई है तो देसी घी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अरे वाह। वो आपकी बॉडी की ड्राइनेस भी मिटाएगा। उसकी रीज़न क्या? अगेन देसी घी में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही वो फैटी एसिड्स हैं जिसकी वजह से हमारी जल्द नरमो मुलायम है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प का मॉइस्चर मेंटेन है। ये जो आपको इतने महंगे महंगे सीरम्स मिलते हैं ना, विटामिन ए, ई, सी, और इतना ज़्यादा, उसमें एक एक्स्ट्रा उन्होंने वो डाला होता है ओमेगा 3। अच्छा, मैं अब आपसे ना एक अजीब से सवाल करने लगी हूँ, करें। मगर मुझे लगता है थोड़ा सा इस तरह करना ज़रूरी है। हमें हर आवाम देखती है, हमें वो आवाम भी देखती है जो बहुत सी चीज़ें ख़रीद नहीं पाती, अफोर्ड नहीं कर पाती, मगर इंसान तो वो भी हैं, ठीक है। और एक इंसान वो है जो दुनिया की हर शय ख़रीद सकता है, उसके पास सब कुछ है। तो मेरे 2 नाश्ते बन गए, एक अमीर का नाश्ता और एक वो नाश्ता जिसके पास अभी इतना वसाइल नहीं है कि वो ये सब कुछ चीज़ें, महंगी चीज़ें ख़रीद सके। सबसे पहले आप मुझे एक ऐसा नाश्ता बता दें जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसकी पूरी प्लेट नाश्ते की उसमें क्या होनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, एक आम नॉर्मल इंसान है, उसकी नाश्ते की सुबह प्लेट क्या होनी चाहिए? 2 से 3 अंडे, जवार या बाजरे की रोटी, दैट्स द बेस्ट नाश्ता यू कैन हैव। अब अंडे से क्या होगा? आप बाजरे की प्रोटीन, रोटी? जवार या बाजरे की रोटी। सर्दियों में बाजरे से अच्छा कोई अनाज ही नहीं है। गर्मियों में मकई रखें। बाजरा जो है वो जिस्म को गर्मी पहुंचाता है, जवार जिस्म को गर्मी पहुंचाता है। सर्दियों में, मैं तो पूरी सर्दियां बाजरा खाती हूँ, और गर्मियों में मकई। मकई न्यूट्रल आटा है। ठंडा पता है कौन सा होता है? जिसको गंदुम सूट करता है। गंदुम ठंडा होता है, लेकिन सफ़ेद नहीं, होल व्हीट गंदुम। जिन लोगों को बलगम है और जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, आपने गंदुम नहीं लेना, वरना गंदुम जिस्म को ठंडा करता है। मेरे पास जो गर्मी के हीट स्ट्रेस के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको गंदुम के वो पानी बना बना के एंड ऑल ऑफ दैट देती हूँ। अदरवाइज आप ऐसा करें जी, आप एक होल ग्रेन रोटी ले लें, 2 से 3 अंडे ले लें, ये नाश्ता सब कर सकते हैं। इससे अच्छा कोई नाश्ता ही नहीं है।
क्या बात है ये अच्छा। और वो लोग जो बहुत सी चीज़ें से रोज़ अंडे भी नहीं खा सकते, उनके घर में लोग अफराद भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कोई ऐसा अच्छा नाश्ता बता दें अफोर्डेबल, जो उनकी अच्छा मतलब डाइट के लिए भी सही हो, सेहत के लिए भी हो, उनके भी बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, आपको पता है मजदूर तबका भी है हमारा ऐसा, तो उनका कोई ऐसा नाश्ता जो वो सुबह ज़रूर खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। अच्छा, जब ये फाइनेंशियल डायनेमिक्स की बात होती है ना, तो मैं एक बड़ा वो क्या करें, देखिए हम ऐसे आजकल हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है ना। वो लोग जब मुझे भी कहते, मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं क्या जवाब दूं, मैं बता रही हूँ। लेकिन ये कि अगर आप दूध भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पानी में जौ का दलिया बना के, दलिया ज्यादा क्वांटिटी में बन जाता है ना, है ना, और दलिये में ये है कि आपको जरा फाइबर भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर आपके पास फैट नहीं होगा, लेकिन आप पानी में दलिया बना के कंपैरेटिवली ले सकते हैं, वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है उसको भी रेगुलेटेड बच्चे भी खा सकते हैं। हाँ, बच्चे भी खा सकते शुगर ऐड करके, एब्सोल्युटली। शुगर की जगह आप शहद ऐड कर सकते हैं, और शहद इज अ बेटर थिंग, बट देन शहद इज अगेन एक्सपेंसिव। आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, गुड़ इज कंपैरेटिवली चीपर, और गुड़ ये है कि आपके पास रिफाइंड शुगर नहीं होता ना, गुड़ में आपके पास बहुत सारा आयरन होता है। जो तबके भाई हैं सारे, जो मजदूर भाई हैं, तो आते भी गांव ग्राम से, वहाँ पे तो ऐसे वहाँ पे बड़ा अच्छा और बड़ा रीजनेबल गुड़ मिलता है। गुड़ तो सारी दुनिया में मंगाया जाता है, हम लोग मंगाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रही थी कि ये जो नाश्ता है हमारा, ठीक है, इस नाश्ते में हम कुछ लोग ऐसे हैं जो पाए खाते हैं, लाहौर के पकवान कुछ अलग हैं, यहाँ पर चने, नान चने का जब आपसे पूछना है नाश्ता करना है तो सबसे पहले बोलेंगे नान चने खाओगी, कराची आप चले जाएंगे तो पूछेंगे हलवा पूरी खाओगी, ठीक है। इन सब के नुकसान बता दें या फ़ायदे बता दें, क्या ये सही है सुबह सुबह नाश्ते के लिए निहारी, पाए, हलवा पूरी, चने, नान, इज़ दैट गुड? अनफॉर्चुनेटली फ़ायदा तो इसका कोई भी नहीं है। निहारी के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि निहारी में आपके पास रेड मीट होता है, और रेड मीट इज़ अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट्स अ पावर हाउस। बीफ फ्लेवर से ज़्यादा दुनिया में कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बट देन जिस तरीके से हमारे यहाँ पे निहारी वेजिटेबल ऑयल में पकाई जाती है, और वो सफ़ेद आटा अभी जिसकी हम बात करें मैदे नान के साथ दी जाती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी, एंड इट इज़ नेवर एन एक्सीलेंट थिंग कि आप सुबह सुबह अपने आप को इतने खाने से डंप कर लें। अभी मैंने ये बात की है कि आपने एक बहुत लंबे फास्ट के बाद नाश्ता तोड़ना, अपना फास्ट तोड़ना है, आपने अपना नाश्ता करना है। बहुत लंबे फास्ट के बाद आप पहली मील कभी भी हैवी नहीं करते हैं, पहली मील आप हमेशा लाइट रखते हैं। जब आपको आदत हो जाए ना आपके जिस्म को कि अब मैंने 16 घंटे 18 घंटे बाद सुबह नाश्ता करना है, पहली मील हमेशा एक आध उबला हुआ अंडा ले लें, थोड़ी सी आप जो है एक आध स्लाइस ले लें, आप थोड़ा सा दलिया ले लें, और उसके 1-1.5 घंटे बाद अपना प्रॉपर वाला नाश्ता करें। अच्छा, आपने सुबह सुबह फल भी ऐड नहीं किया? नहीं, सुबह के नाश्ते में उसके पीछे भी एक हिकमत है। ओए ये कहते हैं ना लोग सुबह सुबह उठियो नहार तरबूज खा जाओ पूरा। अच्छा, ये भी चेंज कहानी है, तो सुबह फल नहीं खाना? उसके पीछे भी एक हिकमत है अच्छा, आपके पास, क्योंकि हमने नाश्ते से क्या गोल अचीव करना था कि हमारे ब्लड को इंसुलिन स्पाइक ना मिले, इंसुलिन ऊपर ना जाए। इंसुलिन ऊपर ना ले जाने के लिए हमने खाने में फैट और प्रोटीन ज्यादा रखा है। फल में फिजा आपके पास क्या होता है? फ्रूट शुगर होता है, फ्रुक्टोज होता है, और थोड़ा सा फाइबर होता है, लेकिन वो एक कीमत के साथ आता है, वो साथ फ्रूट शुगर के आता है। फ्रूट सर्विंग किसी को भी कभी भी, अच्छा ही हुआ ये बात निकल आई, दिन में एक से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। मैं 11-12 बजे के टाइम पे ले लें एक मिड मॉर्निंग स्नैक। अच्छा, उसकी रीजन मैं आपको बताऊं, बट नॉट द नाश्ता। नहीं, नॉट एट ऑल। उससे आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, फैट नहीं मिलेगा। आप जरा सुबह खाली पेट एक सेब खा के देखें ना, 20 मिनट बाद भूख लगी तो मेरा नाम बदल दें, 20-25 मिनट बाद फिर पेट यही सुना है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मगर ये नहीं सुना कि एन एप्पल अ मॉर्निंग की एन एप्पल। इसके पीछे की साइंस अगर है टाइम तो बताता दे। टाइम ही आपके पास, हमने सबकी यहाँ पे जो है ना मदद करनी है, यही करने बैठे हैं। जबरदस्त। जो फलों में फ्रूट शुगर होता है वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज को जिस्म में सिर्फ एक ऑर्गन मेटाबोलाइज करता है, वो आपके पास लिवर होता है। अच्छा, बाकी जो सारे खानों में शुगर होता है, चाहे सिंपल शुगर, वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में एबिलिटी है कि मेरे जिस्म का हर सेल उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर मैं कोई ऐसा खाना लूंगी जिसका शुगर सिर्फ मेरे जिस्म का एक ऑर्गन मेटाबोलाइज कर सकता है, तो मैं अपने जिस्म पे लोड डाल रही हूँ। तो अगर मैं फल ज्यादा लूंगी तो मैं अपने जिस्म पे क्या कर रही हूँ? लोड डाल रही हूँ। लॉजिक है बच्ची, बात वो करती है जिसमें लॉजिक होती है, और लॉजिक को बयान करती है। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बस कुछ है और लोग उसको करने पे भाग जाते हैं, मगर उसको बताओ तो सही उसके पीछे लॉजिक क्या थी, केमिस्ट्री क्या थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात। अब 1-2 और नाश्ते बता दें, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है, उसके लिए क्या नाश्ता होना चाहिए? अच्छा, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज अपना दिन 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल से स्टार्ट किया करें। आपको पता है माँ के दूध के बाद सबसे ज्यादा इम्यूनिटी इंप्रूव करने वाला जो एसिड है, लॉरिक एसिड, वो दुनिया में माँ के दूध के अलावा कहाँ है? वो नारियल के तेल में है।
बट वो एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। और नारियल का तेल दिल के पेशेंट्स के लिए मैं क्यों रिकमेंड, माय फादर इज़ अ हार्ट पेशेंट और मेरे घर में, खैर मेरा तो अपना भी नारियल का तेल है, मेरे घर में नारियल का तेल यूज़ होता है उनके लिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि नारियल में आपके पास होते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा, एंटी एजिंग भी है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को पूरा रास्ता ट्रेवल नहीं करना पड़ता दिल की फैक्ट्री में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी जनरेट करने के लिए। आप समझ रहे हैं एक इंसान जिसका दिल ऑलरेडी कमज़ोर है, अगर उसको कोई ऐसा एनर्जी सोर्स मिल जाए जो डायरेक्टली उसके माइटोकॉन्ड्रिया को ताकत दे रहे हैं तो वो कितना अच्छा है। वो कुकिंग मीडियम सिर्फ नारियल का तेल होता है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। तो मतलब घर के जितने भी खाने बने जो हार्ट पेशेंट्स लोग हैं नारियल का तेल, नारियल के तेल में खाना बना, चाहे आलू गोश्त ये वो सब कुछ मैंने बनाया हुआ है, वैसे अच्छा बनता है, जायका भी अच्छा होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जब उसको दोबारा माइक्रोवेव करें तो उसके अंदर से बड़ी अच्छी स्मेल पूरे किचन में घूमती है। तो आप कह रही है कि जो भी सारा दिन के मील है, खाना जो भी कुछ खाना है वो खाना कोकोनट ऑयल के अंदर। एब्सोल्युटली, मैं अपने घर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन आपके पास कोल्ड प्रेस्ड जो है कोकोनट ऑयल, दैट इज अमेजिंग। लेकिन अगर आपने फ्राई करना है और अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्राइंग जो है वो आपकी देसी घी में होनी चाहिए। अच्छा, नॉट कोकोनट ऑयल? नॉट कोकोनट ऑयल। मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ। अब कोकोनट ऑयल और देसी घी जो है वो दोनों सैचुरेटेड फैट हैं, बेहतरीन। अच्छा मैं बता दूं, अल्लाह ताला बुरे फैट नहीं बनाता, नेचर बुरे फैट नहीं बनाती, नेचर के सैचुरेटेड फैट अच्छे हैं। जितने भी रिसर्च आर्टिकल आप खोलते हैं वो झूठ लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड फैट से हार्ट अटैक होता है। जो बायोकेमिस्ट्री से मुझे गलत प्रूफ कर सकता है आगे गलत प्रूफ करके दिखा दे। सैचुरेटेड फैट जो है ना वो हीट से वो खराब ही नहीं होता, वो टूटता ही नहीं है। एक चीज जो टूटती नहीं है उसका स्ट्रक्चर ही डैमेज नहीं होगा, आप उसमें खाना पका के बीमार कैसे हो सकते हैं। घी को मैं नारियल के तेल पे प्रेफर क्यों कर रही हूँ? घी का स्मोक पॉइंट ऊपर होता है, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी अगर मैं इसको बहुत ज्यादा भी गर्म करूंगी इसने बर्दाश्त कर लेना है। नारियल का स्मोक पॉइंट थोड़ा नीचे है। सौते लाइट कुकिंग के लिए नारियल अगर अगेन अफोर्ड कर सकते हैं, जी आई एम वेरी सॉरी, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप देसी घी इस्तेमाल करें फ्राइंग के लिए और मेरी गारंटी के साथ खाएं, कुछ नहीं होता, सब नहीं ठीक है। अच्छा, शुगर के पेशेंट बहुत ज्यादा मसला होता है, आपको पता है, पेट में इंसुलिन लगा रहे हैं, कहीं बॉडी में लगा रहे हैं, कोई वो ग्लूकोफेज खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा सकते, आधी चीज़ें तो उनकी वैसे ही बंद हो जाती हैं। ज़मीन की सब्जी नहीं खानी, ज़मीन के बाहर का फल ये नहीं खाना, तो फिर क्या खाना है? गंदम भी नहीं खाना तो चावल भी नहीं खाना, फिर क्या खाना है? उनकी डाइट, उनका नाश्ता प्लीज़ बताओ। जो ब्लड ग्लूकोज के पेशेंट्स हैं, खास करके जो लोग इंसुलिन लेते हैं और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से ग्लूकोफेज क्या उनकी भी टाइमिंग वही होगी 4 घंटे के बाद, या फिर जो शुगर पेशेंट है उनको कुछ ना कुछ टेक लेनी पड़ती है? अगर कोई उनको सुना तो यही है। हाँ, अगर कोई उठते ही इंसुलिन लगाता है उसको तो नाश्ता करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ये बात की थी, क्योंकि इंसुलिन आपके पास क्या करती है? हाइपोग्लाइसीमिया करती है, ब्लड ग्लूकोज नीचे लेके जाती है। अगर कोई उठते ही इंसुलिन लगाते हैं और अगर वो उसके बाद नाश्ता नहीं करेगा तो उसका ब्लड ग्लूकोज नीचे जाएगा। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं माशाल्लाह, अब तो मैं हजारों लोगों का ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स डायबिटीज रिवर्स करा चुकी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता लगता है इस जर्नी को ऊपर कि आप ग्लूकोफेज छुड़वाएं, इंसुलिन छुड़वाएं, छुटता है, सबका छुटता है, बट टाइम लगता है, टाइम लगता है। खुद से आपने ये तजुर्बा नहीं करना है। अगर कोई इंसुलिन लगाता है और इंसुलिन के बाद वो फौरन नाश्ता नहीं करता तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपने करना है, अब आपको करना क्या है? अब आपने इंसुलिन लगाई, आपका ग्लूकोज नीचे जाएगा, अब आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना है। दलिये से बेहतरीन इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स वाले के लिए कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता। जौ का दलिया, और आप अंडे की जर्दियां भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि अगेन उसमें फैट होता है, वो आपके ब्लड, तो मतलब अंडे की जर्दी के साथ पिटा हुआ अंडा कुछ भी बना के खा सकते हैं, या हाफ फ्राई कुछ भी खा सकते हैं? बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। फ्राई में क्या है? अगर आप देसी घी में या नारियल तेल में फ्राई करते हैं कोई नुकसान ही नहीं होता। उबले अंडे में 80 कैलोरी होती है, फ्राई अंडे में 130 कैलोरी होती है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब शुगर के जो पेशेंट होते हैं, ये जो आती हैं ब्रांड सारी जिसमें स्वीटनर्स होते हैं, जो हम गोली डाल लेते हैं और उसके बाद चाय में पी लेते हैं कुछ, ऑल दैट, तो क्या उनके लिए ठीक है ये सब कुछ नाश्ते में? वो चाय में डाल के कुछ कर सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं फॉर द फ्लेवर? बिल्कुल भी नहीं। अगर शहद का इस्तेमाल, शहद बहुत अच्छा है, लेकिन शहद का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर होता है। शहद और दूसरे शुगर में फ़र्क है, शहद में न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसम को न्यूट्रिएंट्स बहुत मिलते हैं। जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, अदरवाइज भी वेट वॉचर्स जो हैं, आप वैसे ही आप हेल्दी रहना चाहते हैं, 1 टेबल स्पून से ऊपर शहद ना लें। मेरा खुद घर में अपनी साइड टेबल पे, खैर मेरा अपना शहद भी एनीवेज, मेरा खुद अपनी साइड टेबल में शहद पड़ा होता है और मैं 1 चम्मच लेती हूँ और उससे ज़्यादा मैं दिन में नहीं लेती हूँ। उससे बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है शुगर के पेशेंट्स के लिए? 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टिविया। ये जितने भी स्वीटनर्स हैं जिनके एंड में एम आता है, अब मैं खुल के नाम नहीं ले रही, एरिन आता है, ओज आता है, एरेल आता है, ये सारे के सारे कैंसर कॉजिंग है और ये सारे के सारे आपके पास गट खराब करते हैं। मैं अपने पास से बात नहीं कर रही, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन है, जाके पढ़ाई करें, ढूंढें, वहाँ पे सब कुछ सच लिखा हुआ है। अच्छा, जो स्टीविया है ना, इसको हनी लीफ भी कहा जाता है, इसको कैंडी लीफ भी कहा जाता है और इसी वजह से मैंने अपना भी स्टीविया पाउडर लॉन्च किया है। इसको हमेशा, इसकी पहचान क्या है आपको? ये हमेशा कुड़त्तन मारते हैं एंड में,
जैसे सच्ची बात, एक सच्चा इंसान थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, वैसे ही जो सच्चा स्टीविया होता है ना वो थोड़ा सा कड़वा एंड में ज़रूर कुड़त्तन मारता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, 1 टेबलस्पून में भी सिर्फ 2 कैलोरीज हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेज नहीं करता। इनफैक्ट जो स्टीविया का पत्ता है उसमें एंटी डायबिटिक पॉलीफिनॉल्स होते हैं। बेफिक्र होके मेरी गारंटी से दिन में 3, 4, 5 बार स्टीविया लें। बाजार का सफ़ेद स्टीविया ना लें, सफ़ेद स्टीविया में उन्होंने मैल्टोस छुपाया होता है। मैल्टोस किसी कंपनी का नाम नहीं है, मैल्टोस शुगर को कहते हैं। अच्छा। और मैल्टोस जो है आपके पास, जिससे आप भाग रहे हैं ग्लूकोज से वो भी तो ऊपर उसके अंदर maltose उससे डाल भी रहे। ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है अच्छा, मैल्टोस NSV, हाँ, का। सफ़ेद स्टीविया मत लें जी, वो धोखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच You're सहर, welcome. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मुझे और भी। सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग हैं हमारे पास आते हैं, आपको समझाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपकी रहनुमाई करें। आपकी सेहत जो है वो हज़ार नेमत है और हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है आपकी सेहत। तो जब आप खुद सेहतमंद रहेंगे तो अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे और अपना भी बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। उसी तरह हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि जब हमारे पास सेहत होगी तो फिर बाकी सारी नेमतें हमारी झोली में खुद आ जाएंगी। तो खैर, बहुत अच्छा लगा, सहर चावला ने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे इसी तरह कोई सेहतमंद शो लेकर और आपके साथ बहुत सारी दुआओं के साथ फिर मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।